कि यूक अब उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए एक स्पेल पढ़ने लगता है। साथ ही रेन भी अपने ऑफेंसिव मैजिक स्पेल की चैंटिंग करने लगती है। यहाँ पर नेने अपने निंजुत्सु के साथ इन्हें सपोर्ट करेगी और अगले ही पल में यूक इस मॉन्स्टर पर अपने प्रिज्मेस्टिक मिसाइल से हमला करता है, लेकिन उस हमले को ये अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी से काट देता है। तभी मरीना इस पर हमला करके इसकी कुल्हाड़ी को जमीन में धंसा देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर रेन इस पर एक फायर अटैक करती है, जिससे ये मॉन्स्टर चलने लगता है पर मरता नहीं। सॉफ्ट सिल्क इस पर एक साथ 3 तीरों से हमला करती है और फिर आखिरी हमला करने के लिए जैसे ही यूक आगे बढ़ता है तभी ये मॉन्स्टर वहीं खत्म होकर गिर पड़ता है। तभी नेने कहती है कि ये तो वही स्पेल था ना जिसका यूज आपने उस ज़ारनेक पर किया था। वाओ, ये कितना अमेजिंग था। मॉन्स्टर को हराने के बाद ये लोग पहुंचते हैं सेफ्टी एरिया में। यहाँ ये लोग एक ब्रेक लेंगे, इसीलिए यूक लाइव स्ट्रीमिंग को कुछ देर के लिए बंद कर देता है। जिसके बाद मरीना कहती है, लाइव स्ट्रीम करते हुए मैं तो बहुत नर्वस हो जाती हूँ। फिर यूक पूछता है, तो किसी ने कुछ खोया? सिल्क ने जिन तीरों का यूज किया था वो उसने वापस ले लिए, लेकिन मरीना का इस स्टंगर जोई से एक एरो खर्च हो चुका है। रेन बताती है कि उसका माना रिकवर हो चुका है, साथ ही नेने को भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब आखिर में सवाल आता है इनके सामने मौजूद इस ट्रेजर चेस्ट का। अब यूक को बस एक बात समझ नहीं आ रही कि इसे खोलते वक्त ये लोग इसकी लाइव स्ट्रीम करें या नहीं, क्योंकि दोस्तों क्लोवर एक सी रैंक पार्टी है और यहाँ इनके हाथ एक हाई रैंक डंजन का एक ट्रेजर चेस्ट लगा है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पसंद ना आए, इसीलिए ये लोग इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। अब इसे खोलते वक्त नेने बताती है कि इसमें एक ट्रैप सेट है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेने ट्रैप को हटा देती है और दोस्तों इसके बाद इसे खोलने पर इन्हें मिलते हैं काफी सारे हीरे जवाहरात। यूक सिल्क से कहता है कि वो इन हीरे जवाहरातों को अपने बैग में डाल ले। सारे हीरे जवाहरात सिल्क अपने बैग में डाल लेती है। अब उसमें रखे हुए कुछ आइटम्स को यूक चेक करता है। यूक को इसमें मिलता है एक ब्लैक क्यूब। यूक को भी पता नहीं होता कि ये है क्या, और इसे देखकर लग रहा है कि जैसे इस आइटम को भी नहीं पता कि ये क्या है। शायद ये इंतजार कर रहा है कि इसको भी इसका जवाब मिले कि आखिर ये है क्या। दोस्तों एक तरह से ये एक बेबी आर्टिफैक्ट है। यूक कहता है ये काफी रेयर आइटम है, तो हम इसकी रिपोर्ट सबसे पहले गिल्ड मास्टर को देंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूक को यहाँ एक अंगूठी भी मिलती है जिसे वो रेन के हाथ में पहना देता है। भाई ये तो काइंड ऑफ एंगेजमेंट टाइप हो गई। यूक बताता है कि इसे एक सैनिटी रिंग कहा जाता है जो आपके दिमाग को स्थिर रखने का काम करती है। पर भाई लोग यहाँ पर रेन के साथ साथ यहाँ पर मरीना, सिल्क और नेने भी शर्माने लगी हैं, क्योंकि देखकर तो यही लग रहा है कि ये इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब अगले सीन में हम इन चारों को देखते हैं जो नेने के आने का इंतजार कर रहे हैं। नेने आगे का रास्ता चेक करने के लिए गई है, जिसके बाद वो आकर बताती है कि उसे सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां मिल चुकी हैं। यूक कहता है हम काफी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, थैंक्स नेने। वो कहती है कि ये मेरी वजह से नहीं बल्कि इस आर्टिफैक्ट की वजह से हो रहा है। ये आर्टिफैक्ट उस जगह तक पहुंचने का आपको रास्ता दिखाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यूक कहता है विंड प्रीमिंग आइटम्स का यूज अक्सर नए डंजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यूक इतने सारे रेयर आइटम्स को यूज कर चुका है कि अब उसे नए रेयर आइटम्स देखकर इतनी हैरानी नहीं होती। ये बात लड़कियां कह रही थी। अब सीढ़ियों के पास आकर थोड़ा आराम करते हुए यूक इनसे पूछता है तुम सभी को क्या लगता है एक्रोमैटिक डार्कनेस डंजन के बारे में, यहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है? मैप को देखते हुए सिल्क कहती है कुछ अलग अलग एरियाज में जाकर इस मैप की पेंटिंग्स खुद ब खुद ही चेंज हो रही हैं और यहाँ पहुंचने तक इन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर्स का सामना कर लिया है, पर वो पहला मॉन्स्टर जिसके पास वो बड़ी कुल्हाड़ी थी वो सबसे ज्यादा ताकतवर था और अजीब भी। जो सुन यूक कहता है तो शायद वो शार्क जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर और वो ट्रेजर चेस्ट, इन दोनों की ही जानकारी गिल्ड में नहीं थी। इन दो रेयर चीजों का फर्स्ट फ्लोर पर मिलना काफी ज्यादा एबनॉर्मल है। किसी फ्लोर पर खतरनाक मॉन्स्टर्स का मिलना या उसमें ट्रेजर चेस्ट का मिलना यह उस फ्लोर के रिस्क को दर्शाता है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर ही इन्हें एक अजीब सा ब्लैक बॉक्स जैसा रेयर आइटम मिल गया और साथ ही एक हाई क्वालिटी आर्टिफैक्ट भी। ये सब बहुत ही अजीब है। ये लड़कियां पूछती हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए? यूक कहता है आज हमारा पहला दिन था, अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। दोस्तों ये सभी सही सलामत एग्जिट तक पहुंचने ही वाले हैं। यूक सभी की तारीफ कर रहा था कि आज सभी ने बहुत अच्छा काम किया, पर तभी अचानक नेने को कुछ आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल में इनके पीछे थंडर पाइक आ जाती है। यूक कहता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम लोग भी यहाँ हो। साइमन कहता है यूक जब तुम यहाँ आने ही वाले थे तब तुमने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? यूक कहता है हमें यहाँ किंगडम की ओर से एक मामूली सा मिशन मिला था, हम बस उसी के लिए आए थे।
तभी कैमेलिया कहती है, तुम्हें तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम तुम्हें वापस आने के लिए कह रहे हैं। बैरी भी कहता है कि यू, तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए, पर जेमी यहाँ कुछ नहीं कहती। फिर साइमन यू के पास आकर कहता है, हम दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपना स्ट्रीमिंग डाटा और वो हर एक चीज जो तुम्हें यहाँ मिली वो मुझे दे देनी चाहिए। हम इस जगह पर एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यू कहता है, मुझे याद नहीं कि मैंने कब कहा था कि मैं तुम लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा। बैरी कहता है, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम एक ए रैंक पार्टी तुम्हारी सी रैंक पार्टी को अपने साथ जुड़ने का मौका दे रहे हैं। वैसे दोस्तों, ये सारी चीजें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हर कोई देख रहा था। साइमन कहता है, ये बेहतर रहेगा कि हमारी ए रैंक पार्टी हर एक चीज की रिपोर्ट दे। तभी सिल्क कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक ए रैंक पार्टी होकर तुम दूसरों को इस तरह ब्लैकमेल कर रहे हो। पर तभी कैमेलिया और बैरी कहते हैं, तुम एक तुच्छ और मामूली सी ब्लैक एल्फ होकर हमारे साथ बहस कर रही हो। तभी साइमन कहता है, मैं यहाँ यूग के साथ बात कर रहा हूँ, तुम सब बीच में मत बोलो। पर तभी यूग गुस्से में आ जाता है और कहता है, सिल्क मेरे परिवार की तरह है, खबरदार जो उसकी इंसल्ट की। साइमन कहता है, यार यूग, क्या तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? यूग कहता है कि अपना मुंह बंद रखो साइमन, मैं तुम लोगों के साथ मिलकर कभी काम नहीं करने वाला। और अब यूग यहाँ से जाते हुए कहता है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन ये देख साइमन को बहुत गुस्सा आता है। अब 2 दिन बाद हम थंडर पाइक को गिल्ड मास्टर के सामने देखते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं, थंडर पाइक पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, जिनमें तुम्हारे स्पॉन्सर्स एल्फ कोरेस्पोंडेंस काउंसिल और वेलमेलिया सिविल राइट यूनियंस की ओर से हैं, और एक तो गिल्ड हेडक्वार्टर से आया है। साइमन कहता है, अगर ये आरोप हम पर उस लाइव स्ट्रीमिंग को देखकर लगाए जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने वो सब इसीलिए कहा क्योंकि उस तुच्छ डार्क एल्फ ने हमारे सामने बोलकर हमारी बेइज्जती की थी। लेकिन ये बात सुनते ही गिल्ड मास्टर साइमन में एक मुक्का मारते हैं, जिससे साइमन दूर गिरता है। और अब गिल्ड मास्टर चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और तभी साइमन डार्क एल्फ के बारे में कुछ गलत बोलने ही वाला था कि गिल्ड मास्टर उसकी ओर एक खंजर फेंकते हैं। साइमन के चेहरे पर खरोंच आ जाती है। गिल्ड मास्टर कहते हैं, तुम एक ए रैंक एडवेंचरर हो और तुमने एक डार्क एल्फ के बारे में बुरी बात की, जिससे किंगडम की डिग्निटी पर सवाल उठ रहे हैं। साइमन कहता है, हमारा तो बस कुछ एडवेंचरर्स के साथ एक मामूली सा झगड़ा हुआ था। गिल्ड मास्टर उसकी गर्दन पकड़ के कहते हैं, तुम्हारे उस छोटे से झगड़े की वजह से किंगडम के एल्फ्स के साथ रिलेशनशिप पर खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए अब थंडर पाइक के सभी लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग में माफी मांगनी होगी, वरना ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी पार्टी को बेदखल कर दिया जाए। जो सुन साइमन कहता है, तो फिर मिशन का क्या? हाँ, मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा कोई और उस डंजन में जाने की बहादुरी दिखाएगा। और वो क्लोवर एक सी रैंक पार्टी, उसे तो गवर्नमेंट से ही एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन में जाने की इजाजत नहीं मिलने वाली। और तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं, क्लोवर ने अपने गोल को अचीव किया है, इसीलिए अब उनकी पार्टी को ए रैंक पर प्रमोट कर दिया गया है। जो सुन साइमन के तोते उड़ जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं, जाओ और जाकर लाइव स्ट्रीमिंग में माफी मांगो। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के दौरान बारिश हो रही है और साइमन एक गली में होता है। वो गुस्से में कहता है, आखिर मैं माफी क्यों मांगू? ये सब उस युग की गलती है। उसने लाइव स्ट्रीम में वो सब दिखाकर हमें जानबूझकर जलील किया। पर तभी उसके पास एक शख्स आता है और दोस्तों ये होता है सालास यानी साला। और वो कहता है, मिस्टर साइमन, क्या आप यूक और द क्लोवर से बदला लेना चाहते हैं? अगर आप मेरे साथ हाथ मिला लें तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और इसके जरिए आप फिर से टॉप पर आ जाएंगे और मुझे भी वो मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। उसकी बात सुन साइमन मुस्कुराता है और तभी बिजली भी कड़कती है और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम मरीना और यूक को देखते हैं। यहाँ मरीना बताती है कि उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका है कि ये ब्लैक बॉक्स किस तरह से काम करता है, लेकिन इसे पूरी तरह से समझने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है यूक। वो कहता है, हाँ बताओ मुझे क्या करना है। अब मरीना के कहने पर यूक इस ब्लैक बॉक्स को इस तरह पकड़ लेता है। मरीना भी अपने हाथों से इसे पकड़े हुई थी, जिसके बाद मरीना यूक से कहती है कि तुम मेरे बारे में अब सोचो। यूक मरीना के बारे में सोचता है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके बाद वो मरीना के हाथों में आ जाता है। यूक पूछता है कि अरे ये कैसे हुआ? मरीना कहती है कि एक बच्चे को माँ के साथ साथ पिता की भी जरूरत होती है, लेकिन उसकी बात यूक को जरा भी समझ नहीं आती। सो मरीना कहती है कि ये तलवार बिल्कुल हम दोनों के बच्चे की तरह है। और ये बात सुन यूक थोड़ा शर्मा जाता है। अगले सीन में हम क्लोवर को देखते हैं जो आज फिर से एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन में जाने वाले हैं। और यहाँ यूक गिल्ड मास्टर से कहता है
आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मुझे लगेगा कि हम खतरे में हैं, मैं स्क्रॉल ऑफ एग्जिट का यूज कर दूंगा। जिसके बाद वो लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर देता है और फिर हमें पता चलता है कि आज ये सभी एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन के तीसरे फ्लोर तक जाएंगे। फिर यूग कहता है चलो चलते हैं। अगले सीन में हम इन सभी को सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ देखते हैं। ये लोग तेजी से सेकंड फ्लोर की ओर जा रहे हैं। यहाँ युग सभी को चौकन्ना रहने को कहता है, क्योंकि ना जाने कब कौन सा मॉन्स्टर इन पर हमला कर दे। लेकिन दोस्तों जरा सेकंड फ्लोर देखो, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ डंजन के अंदर एक आसमान है। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये जो एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन है, इसकी लेआउट्स बदलती रहती हैं, क्योंकि इस तरह की आउटडोर सीनरीज डंजन में अक्सर 20th फ्लोर के बाद देखने को मिलती हैं। लेकिन इस डंजन में तो ये सेकंड फ्लोर पर ही देखने को मिल गया। और इस जगह पर हवा भी काफी तेज चल रही थी, जिस वजह से इनका हवा को मापने का डिवाइस भी यहाँ काम नहीं करता। युग कहता है कि आज वो अपने साथ दूर तक का देखने के लिए टेलीस्कोप भी नहीं लाया, पर तभी रिन बताती है कि वो टेलीस्कोप आई नामक स्पेल का यूज कर सकती है। जिसके बाद दूर तक का देखने के लिए जो रिन होती है वो युग के कंधों पर चढ़ जाती है। जिसके बाद रिन टेलीस्कोप आई का यूज करती है, पर उसे दूर दूर तक भी कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। लेकिन अपने दूसरी ओर देखने पर उसे एक छोटा सा घर देखने को मिलता है, लेकिन इतना गौर से देखने पर उसकी आंखें दर्द करने लगती हैं। सो युग कहता है कि इतना जानना ही हमारे लिए काफी होगा। जिसके बाद ये सभी उसी घर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ युग कहता है कि डंजन में टूटी फूटी बिल्डिंग्स का मिलना काफी आम बात है, लेकिन एक सही सलामत घर ये काफी अजीब है। साथ ही युग को ये भी लगता है कि ये जो सूरज है वो कोई आर्टिफैक्ट है जो इस पूरी जगह को रोशनी देने का काम कर रहा है, और शायद से इस सूरज के ढलते ही हम लोग किसी ट्रैप में फंस जाएंगे। इसीलिए हमें सारा का सारा काम सूरज की रोशनी में ही करना होगा। जिसके बाद ये लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं। घर को देखने पर लगता है कि ये नया नया बना है, पर इसके अंदर किसी भी टाइप का माना नहीं है। पर युग कहता है कि ये कितनी अजीब बात है कि एक डंजन के अंदर एक बिल्कुल नया घर है। पर तभी उस घर के अंदर से एक बूढ़ी आंटी निकलकर कहती हैं, काफी लंबे वक्त के बाद मेरे यहाँ मेहमान आए हैं, क्या आप लोग चाय पीना चाहेंगे? युग हैरान होकर कहता है, किसी भी शख्स का डंजन में रहना नामुमकिन है, आखिर ये क्या है? मरीना पूछती है, आप कौन हो आंटी और आप यहाँ क्यों रहती हो? वो कहती हैं, ये काफी लंबी कहानी है, चलो अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। युग कहता है, माफ करना, हम एडवेंचरर्स इस वक्त एक डंजन में हैं, हम आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर दोस्तों अगले ही पल में ये सूरज ढल जाता है और इनके सामने का घर अचानक ही बड़ा होने लगता है। युग समझ जाता है कि ये सब एक इल्यूजन है, लेकिन इन सबको कुछ समझ नहीं आता। ये जगह अचानक ही बदलने लगती है और अचानक ही युग के सामने खड़ी ये आंटी अपने असली रूप में आ जाती है और फिर युग के करीब आकर कहती है, तुम तो वाकई काफी समझदार हो जो इस घर के अंदर नहीं आए। जिसके अगले ही पल में वो छोटा सा घर इस बड़े से मेंशन में तब्दील हो जाता है और अब वो मोहतरमा आती हैं अपने वाकई असली रूप में। ये हैं द पेल इमॉर्टल रूलर लेडी पर्सिफोन, वो देवी जो जिंदगी और मौत को बदल सकती है। ये कहती है, मैं हजारों सालों से मरे हुए लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखा रही हूँ और तुम लोग इस जगह आ पहुंचे हो। अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। अब तुम सभी अनंत काल तक यहाँ मेरी सेवा करोगे। पर तभी युग इसके सामने झुककर कहता है, द ग्रेट गॉडेस ऑफ द इमॉर्टल रूलर, मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे जीवन के अंतिम दिनों में मैं आपसे मिलने फिर आऊंगा और फिर हमेशा आपकी सेवा करूंगा। ये बात सुन वो गॉडेस युग के करीब आकर कहती है, तुम अपना ये वादा हमेशा याद रखना। और उसके ये कहते ही हम देखते हैं कि युग के शरीर पर एक अजीब सा निशान आ जाता है। फिर अगले ही पल में युग सभी को यहाँ से भागने को कहता है। ये सभी तेजी से यहाँ से भागने लगते हैं। युग अपने फिजिकल इंचेंट का यूज करके सभी की फिजिकल पावर को बढ़ा देता है, जिससे इनके दौड़ने की स्पीड और भी तेज हो जाती है। और फिर हमें जानने को मिलता है कि ये लोग इस वक्त जिस जगह पर हैं उसे द लैंड ऑफ डेड कहते हैं। इस जगह का काला साया इन लोगों को पकड़ने के लिए इनकी ओर आ रहा था, पर ये लोग वक्त रहते उस जगह से बाहर निकल आते हैं और इतना ज्यादा भागने की वजह से अब ये सभी काफी थक चुके हैं। यहाँ पर युग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को ऑफ कर देता है और दोस्तों इस वक्त युग अपने रिफ्रेश माना का भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि द लैंड ऑफ डेड में जाने की वजह से उसका भी माना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिसके बाद युग अपने चेहरे का निशान देखता है।
यहाँ रेन कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ में अभी इतनी ताकत नहीं कि मैं आपके इस कर्ज को हटा दूं। सो यूक कहता है कि चिंता मत करो, मैं मंदिर में जाकर इसे हटवा लूंगा। जिसके बाद ये सभी खाना खाते हैं। जिसके बाद यूक इन सबको बताता है कि जिस जगह पर ये लोग गलती से पहुंच गए थे वो ग्रे फील्ड थी, जिसका जिक्र रेमाजूर का एपिक में देखने को मिलता है। और यूक ने जो वादा उस गॉडेस से किया, बिल्कुल वही वादा रेमाजूर का एपिक के प्रोटागोनिस्ट ने भी किया था, और ऐसा करके ही वो जिंदा बच पाया था। वो जगह जहाँ पर द इमॉर्टल रूलर लेडी पर्सिफोन राज करती हैं, वो एक अलग ही दुनिया है। वहाँ दिन में सबको जिंदगी मिलती है और रात में मौत, और वहाँ पर ये साइकिल हमेशा चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। उस जगह पर हर एक चीज को उलट दिया जाता है, दिन को रात, जिंदगी को मौत में, जवानी को बुढ़ापे में, हर एक चीज को उलट दिया जाता है। और एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन ही इकलौता ऐसा डंजन है जिसमें एबिस गेट है। तो इस डंजन का बाकी डंजन से अलग होना जाहिर सी बात है, और शायद से एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन का एबिस गेट जिस दूसरी दुनिया से जुड़ा है वो इस डंजन के अंदर उसी दुनिया को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, यूक को पूरा यकीन है कि एबिस गेट एक ऐसा दरवाजा है जिससे हम अलग अलग दुनियाओं में जा सकते हैं, यानी कि इस डंजन के अलग अलग फ्लोर्स पर हमें अलग अलग दुनियाओं के रेप्लिकास देखने को मिल सकते हैं। और ये सारी बातें सुन इन लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पर तभी मरीना कहती है, लेकिन सिर्फ सेकंड फ्लोर ही इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? सो यूक कहता है कि शायद से ये सेकंड फ्लोर नहीं बल्कि 13th फ्लोर है, जिसे वैनगार्ड ने 20 साल पहले कन्क्वर किया था। यानी कि ये लोग जिस सेकंड फ्लोर पर गए थे वो असल में सेकंड फ्लोर था ही नहीं। जिस पर मरीना कहती है कि शायद से ये डंजन खुद को बदलता रहता होगा, जिससे इसके फ्लोर्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये सब समझने के बाद यूक कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? रेन और सिल्क कहती हैं, हम सभी ही बहुत ज्यादा थक चुके हैं, हम सबको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मरीना और रेने कहती हैं, थोड़ा आराम करने के बाद तुम जो डिसीजन लोगे हम वही करेंगे। जिसके बाद ये सभी यहीं एक बिस्तर लगाकर आराम करने लगते हैं। लेकिन अगले सीन में जैसे ही यूक की आंख खुलती है वो अपने सामने साइमन को देखता है। दोस्तों, साइमन ने यूक को बांध दिया था। यूक उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो साइमन? साइमन बताता है कि वो शुरुआत से ही इनका पीछा कर रहा था और यहाँ पर ये चारों लड़कियां अभी भी बेहोश होती हैं। यूक पूछता है, तुमने इनके साथ क्या किया? कैमिलिया बताती है कि कुछ भी नहीं, बस इन्हें कुछ वक्त के लिए सुला दिया है। और यहाँ पर इन लोगों ने रेन की गर्दन पर एक कॉलर पहना दिया है और ये एक स्लेव कॉलर होता है। साइमन बताता है कि ये कॉलर हमें एक दयालु इंसान ने दिया है और वो भी तुमसे नफरत करता है। और इस वक्त मेरे हाथ में ये जो चीज है, इसके जरिए मैं इस लड़की को अपने इशारों पर नचा सकता हूँ। यूक कहता है, अगर ये बात बाहर सबको पता चल गई तब तुम्हें जेल हो जाएगी। साइमन कहता है, हमारे नसीब में तो बर्बाद होना लिखा ही है, चाहे हम कुछ करें या ना। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारा काम भी बन जाएगा और मेरा भी। मेरे पास ये जो पेपर है, तुम बस इसे साइन कर दो। इसमें लिखा हुआ है कि क्लोवर थंडर पाइक के साथ जुड़ना चाहती है और जो क्लोवर पार्टी के लोग हैं वो एल्फ्स के बारे में भला बुरा कहते ही रहते हैं। थंडर पाइक ने तो बस उन्हें देखकर ही एल्फ के बारे में बुरा कहा था और अब तक जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ क्लोवर है और खासकर उनमें यूक। और यूक को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसीलिए अब वो थंडर पाइक से माफी मांग रहा है। और बस इन सब के बाद तुम्हें आखिर में लाइव स्ट्रीम में सबसे माफी मांगनी होगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी इस प्यारी सी दोस्त को बेरी के बिस्तर तक पहुंचा सकता हूँ। जो सुन यूक कहता है, अगर मैंने इसे साइन कर दिया तो तुम इन सबको जाने दोगे, ठीक है? और साइमन उसमें मुक्का मारते हुए कहता है, इस बारे में हम सोचेंगे, तुम नहीं। और इसके बाद साइमन यूक में लगातार लाते मारते हुए कहता है, तुम जानते भी हो तुम्हारे जाने की वजह से हमें कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर तभी बेरी और कैमिलिया कहते हैं, अरे उसे इतना मत मारो वरना वो मर जाएगा। साइमन कहता है, ठीक है, मैं इस यूक को नहीं मार सकता, लेकिन मैं इस नीली वाली लड़की को, इस ब्लैक एल्फ को मारने का आदेश देता हूँ। बेरी कहता है, अगर तुम इसे मारना ही चाहते हो तो क्यों ना मैं पहले इसके साथ थोड़े मजे कर लूं। पर तभी यूक कहता है, प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मैं उस पेपर को साइन करने को तैयार हूँ। साइमन कहता है, तो जल्दी करो, मैं अपने दोस्त को दर्द में नहीं देख सकता। अब इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए यूक इस पेपर को साइन करने लगता है। पर अगले ही पल में मानो इस डंजन में भूकंप सा आ जाता है। लेकिन अगले ही पल में जैसे ही वो भूकंप शांत होता है, साइमन यूक से कहता है, जल्दी इसे साइन करो। और यूक कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है
और अगले ही पल में फिर से इस डंजन में भूकंप आने लगता है। तभी अचानक इनके नीचे की जमीन टूटने लगती है। साइमन, कैमेलिया और बैरी नीचे गिर जाते हैं। तभी यूक इन लड़कियों के पास आ जाता है, लेकिन अगले ही पल में उनके नीचे की जमीन भी टूट जाती है और ये सब भी नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि कोई यूक और इन सबको गिरने से बचा लेता है और ये सभी सही सलामत नीचे आ जाते हैं। दोस्तों, इन सबको बचाने वाली जैमी होती है, लेकिन इन सब के नीचे गिरने की वजह से शायद से इनकी हड्डियां टूट गई हैं, जिस वजह से ये हिल तक नहीं पा रहे। और अगले ही पल में इनके सामने बहुत ही सारे ऑर्क्स आ जाते हैं, जो देखकर जैमी तुरंत साइमन के करीब आकर उसके बगल में से यूक का थैला लेकर उसे यूक को लौटा देती है। अपने बैग से यूक तुरंत स्क्रोल ऑफ सेंचुरी निकालता है। इस स्क्रोल से निकलने वाली रोशनी से वो ऑर्क्स अपनी जगह पर रुक जाते हैं, जिसके बाद जेनी अपने मैजिक का यूज करके इन सभी लड़कियों को नींद से जगा देती है। जागते ही हम देखते हैं कि रेन भी अपनी मैजिकल पावर से यूक की मदद करने लगती है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि यूक द स्क्रोल ऑफ एग्जिट निकालकर इन सबको अपने पास आने को कहता है। अगले ही पल में उस स्क्रोल की वजह से इन सब के नीचे कुछ सर्कल्स क्रिएट हो जाते हैं। यूक जेमी से साइमन और बाकी सबकी मदद करने को कहता है। वो कहती है, हमारे तुम्हारे साथ इतना बुरा करने के बावजूद भी तुम हमारी मदद करोगे। पर यूक कहता है कि उनके साथ क्या करना है ये कानून तय करेगा, हम नहीं। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि साइमन रेन की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे रेन का बैरियर टूट जाता है और ऑर्क्स इनकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। मरीना और रेन तुरंत जाकर कुछ ऑर्क्स का सामना करती हैं। सिल्क भी अपने मैजिक से कुछ गॉब्लिन्स को रोक देती है। साइमन कहता है, तुमने तो बहुत सारी लड़कियों को अपने ऊपर फिदा कर रखा है। पर दोस्तों, यूक स्क्रोल ऑफ एग्जिट को एक्टिवेट किए हुए किसी दूसरे मैजिक का यूज नहीं कर सकता। लेकिन तभी जैमी पीछे से आकर साइमन को गिरा देती है और रिन तुरंत ही उस मैजिक सर्कल के पास चली जाती है। साइमन जैमी को खुद से दूर करके मैजिक सर्कल की ओर जाने लगता है। तभी कैमेलिया और बैरी उससे मदद मांगते हैं, पर साइमन उनकी मदद करने से मना कर देता है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, जैमी उसके पैर पर वार करके उसे वहीं गिरा देती है और कहती है, मैं तुम्हें यूक और उसके दोस्तों को और परेशान नहीं करने दूंगी। तभी यूक जैमी को इस मैजिक सर्कल में आने को कहता है, पर जैमी मुस्कुराकर यूक से अलविदा कहती है और अगले ही पल में ये सब मैजिक सर्कल की वजह से इस डंजन से बाहर निकल जाते हैं, जो देख साइमन के होश उड़ जाते हैं कि यूक उसे लिए बिना ही यहाँ से चला गया। वो ऑर्क्स तेजी से इनकी ओर बढ़ने लगते हैं इन्हें खत्म करने के लिए, पर तभी साइमन अपने पास से कोई चीज निकालता है और उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद हमें बस थंडर पाइक के चिल्लाने की आवाज आती है। शायद से वो सब यहाँ मारे जाते हैं, शायद। पर यह एपिसोड यहीं एंड होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें जेमी का एक रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलता है। वो बताती है कि जब उसका भाई बीमार पड़ गया था तब उसके लिए दवाइयों का इंतजाम यूक करता था, जो काफी ज्यादा महंगी आती थी। पर मुझे ये बात पता नहीं थी, इसीलिए मैंने कभी भी उसे दवाइयों के पैसे नहीं दिए। और यूक के पार्टी से जाने के बाद ही मुझे उसकी असली अहमियत समझ आई कि वो किस तरह हम सभी का ख्याल रखता था। काश मैं उससे खुद माफी मांग पाती। यूक बड़े दिल वाला है, वो पक्का मुझे माफ कर देता और फिर शायद मुझे क्लोवर में ज्वाइन होने को भी कहता। पर अब शायद बहुत देर हो गई है। पर काश मैं भी क्लोवर का हिस्सा बन पाती। वैसे मैं आपको बता दूं कि थंडर पाइक ने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं उनका काला चिट्ठा इस मैजिक जैम में मौजूद है। ये तुम्हारे काम आएगा और सच में मुझे माफ कर देना यूक। और दोस्तों, यही रिकॉर्डेड वीडियो गिल्ड मास्टर द क्लोवर को दिखाते हैं और यही देख यूक कहता है, जेमी ने हमें बचाने के लिए सब कुछ किया, पर मैं उसे वही मरने के लिए छोड़ा है। तभी रेन कहती है, तुम खुद को इसका दोष मत दो, तुम्हारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं, मैं तुम्हें इस बारे में बताने नहीं वाला था, पर हमें उस डंजन में से एक सिग्नल आ रहा है। जिसके बाद ये लोग उस सिग्नल को सुनते हैं जिसमें से जेमी की आवाज आ रही थी। वो बताती है कि एक्रोमैटिक डार्कनेस डंजन बदल रहा है। गिल्ड मास्टर कहते हैं, ये तो पक्का है कि ये आवाज जेमी की है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उसके लिए मदद भेजें या नहीं। पर तभी यूक कहता है, मैं उसकी मदद के लिए खुद जाना चाहता हूँ। गिल्ड मास्टर कहते हैं, बेवकूफों जैसी बात मत करो, तुम्हारे पुराने जख्म अब तक भरे नहीं हैं। पर यूक कहता है, वो मेरी दोस्त है और मैं उसकी मदद के लिए जाऊंगा। आप बस एक और स्क्रोल ऑफ एग्जिट का इंतजाम कर दीजिए, मैं आपको उसके पैसे दूंगा। पर गिल्ड मास्टर ये कहकर चले जाते हैं कि पहले मैं इस बारे में सोचूंगा। सो अब यूक कहता है, तो अब मैं उसकी मदद के लिए अकेला ही जाऊंगा। पर सभी लड़कियां कहती हैं कि जेमी ने हम सबकी भी जान बचाई है, हम सब भी आपके साथ आएंगे।
जिसके बाद हम देखते हैं कि यूक रेन की गर्दन पर लगा वो स्लिप कॉलर देखने लगता है और इसके बाद वो कुछ मंत्रों का जाप करता है, जिससे अगले ही पल में जेमी का वो स्लिप कॉलर टूट जाता है। रेन हैरान होकर कहती है, ये कौन सा स्पेल था जिसने स्लिप कॉलर को तोड़ दिया? यूक बताता है कि ये एक डार्क स्पेल था, शायद से मेरे चेहरे पर इस मार्क की वजह से मेरे अंदर कुछ नए स्पेल्स और स्किल्स आ गई हैं, इसीलिए अब हम इसके बारे में चर्च को नहीं बताएंगे। वो लड़कियां कहती हैं, क्या आप श्योर हैं? क्योंकि सो यूक कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद वो गॉडेस ऑफ डेथ मुझे थोड़ा पसंद करती हैं। जिसके बाद यूक अपने चेहरे से उस मार्क को गायब कर लेता है और अब ये लोग जेमी को बचाने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी कोई इनके घर का दरवाजा खटखटाता है और भाई लोग ये होता है सालास यानी साला। अब ये सभी उसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। सो अब यूक बाहर आता है। साला कहता है, अपने मास्टर को कोई इतना इंतजार करवाता है क्या? सो यूक कहता है, तुम फिर आ गए अपना नुकसान करवाने। सो साला यूक की ओर मुक्का बढ़ाते हुए कहता है, रुक अभी करता हूँ तेरा नुकसान। सो यूक साला के मेन अंग पर मारते हुए कहता है, देखो हो गया ना फिर से तुम्हारा नुकसान। और तभी उसके पीछे मौजूद गार्ड्स को नेने और मरीना मारकर बेहोश कर देती हैं और यूक साला को बताता है कि अगर वो साइमन की वजह से यहाँ आया है तो उसके लिए बुरी खबर है, साइमन मर चुका है। ये बात सुन साला पैनिक होकर इस डिवाइस को बाहर निकाल लेता है जिससे स्लिप्स कंट्रोल होते हैं, जिसे देख यूक समझ जाता है कि साला ही वो दयालु अच्छे दिल का मानुष था जिसने साइमन की मदद की। पर तभी साला इस डिवाइस के जरिए अपने गुलाम को बुलाता है। उसके ऐसा करने से रेन बाहर आती है। साला को लगता है कि अब रेन उसकी गुलाम बन चुकी है, पर तभी रेन उसके पास आकर उसके मुंह पर जोर से मारती है। सालास वहीं धराशाही हो जाता है और इससे पहले कि रेन सालास का कचंबर बनाती यूक उसे रोक देता है। ये एक बहुत बड़ा मर्चेंट है, इसे मारना बहुत दिक्कत दे सकता है, इसीलिए अब रेन साला को नहीं मारती, लेकिन अगले ही पल में वो उस स्लेव कॉलर को साला की गर्दन पर रखती है और वो स्लेव कॉलर उसकी गर्दन पर आ जाता है। जिसके बाद वो उससे कहती है, अगर तुम अगली बार मेरी नजरों के सामने आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और इसके बाद वो यूक का हाथ थाम कर कहती है, मैं सिर्फ यूक की हूँ। और ये बात सुन सभी लड़कियों के साथ साथ यूक भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूक सालास के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर उस पर एक कर्ज लगा देता है, जिससे सालास अब जलने लगता है। और दोस्तों अब अगर साला कभी भी द क्लोवर में से किसी के भी करीब आया तब उसका दिल फट जाएगा। और आखिर में यूक उससे कहता है, अब हमसे दूर रहना। अब यहाँ साला बहुत घबरा जाता है। जिसके बाद यूक मरीना और नेने से कहकर साला को कानून की गिरफ्त में दे देता है। अगले सीन में ये सभी अपने सभी आइटम्स देख रहे हैं। इनके पास लगभग सारी चीजें हैं सिवाय स्क्रूल ऑफ एग्जिट के। पर तभी कोई इनका दरवाजा खटखटा कर कहता है, मैं ल्यूसेंट ऑफ स्कॉटिया हूँ। जिसके बाद यूक दरवाजा खोलता है और सामने ये बंदा होता है, लीडर ऑफ स्कॉटिया ल्यूसेंट। और वो यूक के पास आकर एक स्क्रूल निकालता है और कहता है, तुम्हें एक्रोमैटिक डार्कनेस डंजन में जाने के लिए यही चाहिए था ना? मैं बस तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम एक्रोमैटिक डार्कनेस डंजन में क्यों जाना चाहते हो? यूक कहता है, अपने दोस्त को बचाने के लिए, क्योंकि उसने हम सबकी जान बचाकर अपनी जान दांव पर लगाई। ये सुन ल्यूसेंट वो स्क्रूल यूक को दे देता है और ये कहकर चला जाता है कि तुम अपने दोस्त को बचाने जा रहे हो, गुड लक। ल्यूक उसके सामने झुककर उसे शुक्रिया कहता है और नेने के जरिए हमें पता चलता है कि ल्यूसेंट आखिर इनकी मदद के लिए क्यों आया था। उसके शुरुआती दिनों में उसकी पार्टी एक डंजन में गई और वहां उसके कई सारे दोस्त मारे गए। अब अगले सीन में हम इन सभी को एक्रोमैटिक डार्कनेस डंजन के दरवाजे के पास देखते हैं। गिल्ड मास्टर इन्हें बताते हैं कि डंजन को सील करने का आदेश दे दिया गया है और अगर तुम अब भी इसमें जाने की जिद करते हो तो मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। लेकिन यूक अंदर जाने का फैसला कर चुका था। गिल्ड मास्टर पूछते हैं, तुम जेमी को ढूंढोगे कैसे? यूक कहता है, जितना अब तक मैंने इस डंजन को समझा है, इसके फ्लोर्स और जगहें बदलती रहती हैं और जब अपनी जवानी के दिनों में मामर और गिल्ड मास्टर इस डंजन में गए थे डीमन किंग को सील करने के लिए, तब इनका यही मानना था कि ये फ्लोर इस डंजन की सबसे गहरी जगह है, इसीलिए ये सारे एडवेंचर्स उस जगह पर पहुंच गए। लेकिन यूक की पार्टी इस डंजन में एबनॉर्मेलिटीज चेक करने के लिए गए थे, इसीलिए ये लोग एक अजीब जगह पर पहुंच गए। इसका मतलब ये डंजन आपकी इच्छा अनुसार आपको अपनी मनचाही जगह तक पहुंचा देता है और इस वक्त यूक की तो यही इच्छा है कि वो जेमी को बचाए। अब ये सब सुन गिल्ड मास्टर कहते हैं, ठीक है,
मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन ये अनऑफिशियली है। यूग कहता है चलो अब चलते हैं। और इसी तरह द क्लोवर पार्टी जेमी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। डंजन में आते ही हमें सबसे पहले हेक्टियस नाम के मॉन्स्टर्स दिखते हैं। यहाँ पर यूग मल्टीपल स्पेल्स को कास्ट करता है, जिससे उसके साथियों की पावर और उनके वेपन्स की पावर इनहेंस हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मरीना एक ही वार में एक मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। जिसके बाद सिल्क अपने तीर से एक मॉन्स्टर को जमाती है, रिन उस पर अपने मैजिक से अटैक करती है और आखिर में यूग अपने फाइनल हमले से उन्हें खत्म कर देता है। इसी तरह ये सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं और फिर सीढ़ियों से उतरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। यूग जेमी को बचाने के बारे में ही सोच रहा था, तभी इनके सामने की जगह बदल जाती है। ये लोग एक अलग ही फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ काफी सारी टूटी फूटी बिल्डिंग्स हैं और शायद से जेमी यहीं पर है। तभी नेने को यहाँ ताजा खून दिखता है। ये सभी तेजी से भागते हुए उन खून के निशानों को फॉलो करने लगते हैं और ये लोग एक कॉलोनी जैसी जगह पर पहुंचते हैं और यहाँ इन्हें सामने दिखती है जेमी, जो कि बहुत घायल थी। पर अगले ही पल में यूग के होश उड़ जाते हैं। उसे सामने देखने को मिलता है वो चेहरा जिसे देखने की उसे उम्मीद नहीं थी। साइमन अभी भी जिंदा था और इन सभी को साइमन के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा था, बिल्कुल शैडो स्टॉकर की तरह। यूग समझ जाता है कि बात क्या है। साला ने साइमन को कुछ आर्टिफैक्ट्स दिए और ऐसे ही खतरनाक आर्टिफैक्ट के जरिए साइमन ने खुद को एक अनडेड में बदल लिया। साइमन कहता है अब तक तुम्हारी वजह से मैंने जो कुछ सहा है, अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी और सजा मौत है। और अगले ही पल में उसकी बॉडी से जो ऑरा निकलता है उसका प्रेशर इन सबको महसूस होता है। तभी मरीना साइमन पर हमला करने जाती है। यूग मल्टीपल स्पेल्स कास्ट करके उसकी पावर को एनहेंस कर देता है, जिसके बाद वो साइमन से लड़ने लगती है। साइमन एक जोरदार हमला करके मरीना को दूर खिसका देता है, लेकिन फिर भी मरीना साइमन से लड़ना जारी रखती है और अगले ही पल में वो साइमन के एक हाथ को काट देती है, जिससे साइमन को दर्द तो बहुत होता है, लेकिन अगले ही पल में वो अपने हाथ को रीजनरेट भी कर लेता है और कहता है देखो जरा, अब मैं अमर हो चुका हूँ। सच कहूँ यूग, तो मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। सारी लड़कियां तुमसे प्यार कर बैठती हैं क्योंकि ये एनिमे है। रियल लाइफ होती तब तुम्हें कोई पूछता भी नहीं। यूग, आज मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगा। जिसके बाद साइमन इनकी ओर अपनी डार्क पावर से हमला करता है। यूग उससे बचने के लिए स्क्रोल ऑफ लाइट का यूज करता है। दोस्तों, अब साइमन कोई इंसान नहीं रहा, इसीलिए यूग जेमी को बचाने के लिए अब साइमन को खत्म कर देगा। जिसके बाद इन सब की लड़ाई साइमन के साथ शुरू हो जाती है। अब एक के खिलाफ यहाँ पर बहुत सारे दोगले लोग थे, तो जाहिर सी बात है वो साइमन को जकड़ लेते हैं, लेकिन साइमन डार्क पावर का यूज करके रिलीज हो जाता है और फिर साइमन और यूग के बीच लड़ाई होने लगती है। यूग साइमन पर बहुत सारे हमले करता है, लेकिन साइमन लगातार डीजनरेट होता रहता है। साइमन कहता है तुम अब मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को खत्म कर दूंगा। तुम मुझे मरने के लिए छोड़कर कैसे जा सकते थे? ये बात सुन यूग को उसका और साइमन का बचपन याद आता है और इसीलिए अब वो अपनी डार्क पावर से एक स्पेल कास्ट करने लगता है। वो यूज करता है ग्रेट 5 मैजिक का प्रीसमेटिक मिसाइल और ये हमला सीधा जाकर साइमन में लगता है, लेकिन साइमन को इससे खरोंच तक नहीं आती। लेकिन अगले ही पल में साइमन की बॉडी से लाइट निकलने लगती है और साइमन अंदर से फटना शुरू हो जाता है और अब यूग वहां से जाने लगता है और हमें पता चलता है कि अभी जिस स्पेल का यूग ने यूज किया वो तब तक एक्टिवेट रहता है जब तक उसका टारगेट मर नहीं जाता। और साइमन का मरना तो नामुमकिन है क्योंकि अब वो एक अनडेड है, यानी कि वो हमेशा इसी तरह तड़पता रहेगा। लेकिन साइमन के साथ ऐसा करके यूग को खुशी नहीं होती। दूसरी ओर रिन जेमी को हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका घाव बहुत गहरा होता है। तभी जेमी थोड़ा होश में आकर यूग को देख मुस्कुराती है। तभी रिन एक हीलिंग पोशन निकालकर उसे जेमी के जख्म पर डालती है, लेकिन इससे भी उसका जख्म नहीं भरता। जेमी कहती है मुझे बचाने की कोशिश मत करो, अब मेरा वक्त आ गया है। लेकिन यहाँ यूग फिर से डार्क मैजिक का यूज करता है, जिससे जेमी का जख्म पल भर में भर जाता है। सभी ये देख हैरान हो जाते हैं। जेमी बच चुकी है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। वैसे एक बात नोटिस की तुमने, यूग हमेशा लड़कियों को तो बचा ही लेता है। अब जेमी सही सलामत है तो यूग वापस जाने का फैसला करता है और अब यहाँ जैसे ही रात होती है, अंधेरे की दुनिया से कई सारे शैडो स्टॉकर बाहर निकलते हैं
और वो साइमन को खत्म करने लगते हैं बहुत ही बेरहम तरीके से। और साइमन इसी तरह हमेशा तड़पता रहेगा, इसी तरह दर्द में चिल्लाता रहेगा। और यूक अपनी जेमी को लेकर साइमन को पीछे छोड़ जाने का फैसला करता है। वो स्क्रूल ऑफ एग्जिट निकालता है और अपने बचपन के दोस्त साइमन को अलविदा कहता है। एक हफ्ते बाद गिल्ड मास्टर यूक को बताते हैं कि उन्हें क्लोवर को सजा देनी होगी क्योंकि वो एक सील्ड डंजन में गए। लेकिन गिल्ड मास्टर सिर्फ क्लोवर के कुछ पॉइंट्स घटाते हैं और उन्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। और जेमी जो कि थंडर पाइक की मेंबर थी, अब वो 1 साल तक के लिए एडवेंचरिंग नहीं कर पाएगी। यही उसकी सजा है। भाई लड़कियों के लिए तो हर कोई बड़ा दिल रखता है। अगर जेमी की जगह कोई लड़का होता तो उसे काला पानी की सजा हो जाती। मिस मामर कहती हैं कि मिस जेमी, तुमने थंडर पाइक के खिलाफ सबूत दिए हैं, इसीलिए तुम्हें कोई बड़ी सजा नहीं मिलेगी। भाई इनकी माँ का आलू का पराठा यार। अब वहां से आते वक्त जेमी कहती है, यूक तुम्हारी वजह से मुझे कोई बड़ी सजा नहीं मिली, थैंक यू। साथ ही मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। यूक कहता है, आखिर तुम कितनी बार माफी मांगोगी? जेमी कहती है, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं माफी मांगती रहूंगी, क्योंकि अब मुझे खुद पर शर्म आने लगी है। मैंने तुम्हारी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है और उन सब के साथ तुम्हारा मजाक उड़ाया है। और साथ ही मुझे इस बात से भी नफरत है कि तुम इतनी लड़कियों के बीच रहते हो। यूक घबरा कर कहता है, देखो मेरा कोई कभी गलत इरादा रहा ही नहीं। जेमी पूछती है, क्या सच में मैं भी बदल सकती हूँ? यूक कहता है, तुम पहले ही बहुत बदल चुकी हो और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी ताकि तुम लोग मुझे थोड़ा और समझ पाते, तब शायद इन सब का अंत ऐसे ना होता। पर जेमी महाशय कहती हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कसूर साइमन और हम सबका था। यूक कहता है, मुझे हिम्मत देने के लिए शुक्रिया। चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारा भाई इंतजार कर रहा है। लेकिन तभी जेमी मुस्कुराकर यूक को दिल से शुक्रिया कहती है, जिसके बाद वो अपने घर की ओर चली जाती है और यूक भी अपने घर आ जाता है जहाँ ये सब उसके आने का इंतजार कर रही थी। यह एपिसोड यहीं एंड होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में यूक मिस मामर से कहता है कि उसे अपनी पार्टी में नेने को ऑफिशियली ज्वाइन कराना है, जो सुन मिस मामर खुश होकर कहती हैं, ठीक है मैं सारा पेपर वर्क कर लेती हूँ। यूक कहता है, लेकिन इस बारे में पहले हम नेने से तो पूछ लें। पर तभी मिस मामर दरवाजा खोलती हैं और हम देखते हैं कि नेने इनकी बातें सुन रही थी। मिस मामर कहती हैं, तुम यहाँ छुपकर बातें सुन रही थी? हाँ। नेने कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सो अब यूक पूछता है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे नेने? नेने बताती है कि वो कुछ वक्त से यूक से यही पूछना चाहती थी कि क्या वो इनकी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है, पर उसे लगा कि वो इनकी पार्टी में ज्वाइन होने के लायक नहीं है। यूक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके बाद वो नेने के साथ हाथ मिला लेता है। पर तभी मिस मामर नेने को गले लगाकर कहती हैं, तुम्हारे बिना मैं थोड़ी अकेली पड़ जाऊंगी, पर मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी पार्टी मिली है। यूक कहता है, मैं नेने का ख्याल रखूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नेने यूक को एक लेटर देती है जो सिल्क ने भेजा है। यूक इस लेटर को पढ़कर कहता है कि चलो हम जेमी से मिलने के लिए चलते हैं, जिसके बाद हम जेमी को देखते हैं जो अपने मैजिक से इतर बितर हुई किताबों को सही जगह पर लगा रही थी। पर तभी वहाँ ये दोनों आते हैं। जेमी यूक से कहती है कि ये जगह कितने वक्त से साफ नहीं हुई। यूक बताता है कि गिल्ड मास्टर इस रूम को यूज करते थे और उन्हीं के द्वारा ये किताबें इधर उधर फैली पड़ी हैं। जेमी बताती है कि इन सबको सही से अरेंज करने में 1 हफ्ता लग जाएगा, जो बात सुनने ने जेमी से इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसे ये सारा काम करने में 1 साल लग जाता, जो जेमी सिर्फ 1 हफ्ते में कर लेगी। पर तभी जेमी यूक से कहती है, तुमने ही गिल्ड मास्टर से रिक्वेस्ट की थी ना कि वो मुझे गिल्ड में एक काम दे दें। यूक कहता है, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। पर जेमी कहती है, शुक्रिया, अब मैं यहाँ सही से काम कर पाऊंगी और अपने भाई के इलाज के लिए मेडिसिन भी ले पाऊंगी। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? यूक कहता है, सिल्क ने कहा कि उसे तुमसे कुछ काम है। जेमी पूछती है कि उसे मुझसे क्या काम? यूक कहता है, मुझे नहीं पता। जिसके बाद हम इन तीनों को क्लोवर पार्टी के बेस की ओर जाते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि सर्दियों का मौसम आने वाला है। नेने बताती है कि उसे गर्मियां ज्यादा पसंद हैं। यूक बताता है कि जहाँ से वो आया है वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। पर तभी उसे याद आता है कि वो साइमन के साथ किस तरह से बचपन में खेलता था और यही याद कर वो थोड़ा उदास भी हो जाता है। उसे उदास देख ये दोनों लड़कियां कहती हैं, तुम्हें इस तरह से उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें उदास देख सभी लड़कियां भी उदास हो जाती हैं। तभी जेमी यूक की पीठ में मारकर कहती है, तुम्हें समझना बहुत आसान है। और अगले ही पल में धीमी धीमी बर्फ गिरने लगती है
जिसके बाद यूक इन दोनों को पहले घर के अंदर जाने को कहता है। ये दोनों कहती हैं कि आप थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो, पर इसके बाद जैसे ही ये दोनों अंदर आती हैं, इनका स्वागत किया जाता है। इन तीनों ने इन दोनों को सरप्राइज दिया है और सिल्क ने यूक को लेटर के जरिए इसी सरप्राइज के बारे में बता दिया था। नेने तो इस बात से बहुत खुश होती है कि उसे एक सरप्राइज पार्टी मिली। नेने इनके पास आकर कहती है मैं आ गई, जिसके बाद वो लड़कियां अंदर चली जाती हैं। पर यहाँ जेमी यूक से कहती है मैंने तुम सबको इतनी दिक्कत दी, पर फिर भी तुम सब मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। मैंने भी थंडर पाइक के बाकी के मेंबर्स की तरह यूक को बहुत नीचा दिखाया है। पर उसकी बातें सुन सिल्क कहती है अब पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं बनता, और इसके अलावा उस दिन तुमने हम सबकी जान बचाई थी। और इसके बाद वो सभी लड़कियां जेमी को चीयर अप करने लगती हैं। यूक भी कहता है जेमी अब तुम पुरानी बातों को याद कर कभी उदास मत होना। इन सब का प्यार देख जेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद वो सभी लड़कियां जेमी को जाकर पकड़ लेती हैं। और इसके बाद ये सभी जेमी और नैने की क्लोवर पार्टी में आने की पार्टी करते हैं। पर तभी मरीना कहती है अब हमारी पार्टी में 6 लोग हैं, पर क्या किसी क्लोवर लीफ में 6 पत्तियां होती हैं? जेमी बताती है कि हाँ होती हैं। उन 2 पत्तियों का मतलब ग्लोरी एंड स्टेटस होता है। जिसके बाद यूक कहता है हम सभी क्लोवर पार्टी का नाम टॉप पर लाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। जिसके बाद इनकी पार्टी होती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि यूक जेमी को उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रहा है। और यहाँ चलते हुए यूक बताता है कि जब वो शुरुआत में थंडर पाइक में आया था तभी से वो जेमी को काफी एडमायर करता आया है। तुम शहर से आई थी और मैं गाँव का लड़का, मेरी नजरों में तो तुम बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस थी। जेमी पूछती है क्या तुम अब मेरे बारे में वैसा नहीं सोचते? यूक कहता है अब मैं पहले के जितना इनोसेंट नहीं रहा। जेमी कहती है हाँ तुम पहले की तरह क्यूट भी नहीं रहे। जब 5 साल पहले हमारी थंडर पाइक पार्टी बनी थी तब तुम्हें हैंडपंप से पानी निकालना भी नहीं आता था और किसी भी नई चीज को देख तुम बहुत हैरान हो जाते थे। सो यूक कहता है सिर्फ मैं ऐसा नहीं था बल्कि साइमन भी। ये सुन जेमी पूछती है क्या तुम अब भी पुरानी बातों को याद करते हो? यूक कहता है हाँ कभी कभी। मुझे आज भी याद है कि हमारा पहला क्वेस्ट मॉर्टन हर्ब्स इकट्ठा करना था, लेकिन उस टाइम पर साइमन और बेरी ये क्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। फिर इनके बीच एक काफी लंबी बहस चली और आखिर में उन दोनों को भी हर्ब्स इकट्ठा करवानी पड़ी। जेमी यहाँ कहती है पर उस वक्त भी तुम कितने ज्यादा शांत और समझदार थे। यूक बताता है कि उसके अंकल ने उसे एडवेंचरिंग के बारे में लगभग हर एक चीज सिखाई है और भले ही हमने उस वक्त बहुत अच्छी यादें ना बनाई हों, पर थंडर पाइक के साथ भी मेरी बहुत प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। और अपनी खुशियों को याद करते हुए ये सच को अपनाते हैं कि अब इनकी थंडर पाइक पार्टी नहीं रही और यूक हर एक चीज का दोष यहाँ खुद को देता है। सो जेमी कहती है इसमें तुम्हारा दोष नहीं है बल्कि हमने तुम्हारी काबिलियत को कभी सही से समझा ही नहीं। यूक कहता है पर मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी ताकि तुम सब मेरी बातों को समझ पाओ। सो जेमी कहती है पर उस टाइम पर शायद हमने तुम्हारी बात कभी सुनी ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती थी और इसी वजह से अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। और 1 साल बाद जब मैं एडवेंचरिंग करने वापस आऊंगी तब मैं अपनी पिछली गलतियों को जरा भी नहीं दोहराऊंगी। सो अब यूक भी यहाँ कहता है हाँ बिल्कुल ये हमारी नई शुरुआत होगी एस क्लोवर। जो सुन जेमी कहती है तुम सच में जरा भी नहीं बदले, पहले की तरह तुम अब भी एक वुमेनाइजर हो। यूक पैनिक करने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और उसे पैनिक करता हुआ देख जेमी हंसने लगती है। फिर अगले सीन में यूक वापस घर आता है। यहाँ सिर्फ रेन थी, बाकी की लड़कियां नेने का सामान यहाँ लाने के लिए घोड़ा गाड़ी से उसके पुराने घर गई हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूक भी बर्तन धोने में रेन की मदद करने लगता है। और दोस्तों रेन को यूक के साथ बर्तन धोने में मजा आ रहा था। वो कहती है हम बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह लग रहे हैं। ये बात सुन यूक पैनिक हो जाता है और उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है, पर वक्त रहते वो उसे पकड़ लेता है। पर यूक का ऐसा एक्सप्रेशन रेन को जरा भी पसंद नहीं आता। वो पूछती है क्या तुम मुझे हर दिन एप्रिन पहने नहीं देखना चाहते? यूक शर्माते हुए कहता है नहीं मैं चाहता हूँ, और अगले ही पल में वो रेन का हाथ थाम लेता है। रेन कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? यूक कहता है मैं 1 नंबर का बेवकूफ हूँ, मैं नहीं जानता कि ऐसे मोमेंट्स पर क्या करते हैं। पर अगले ही पल में रेन यूक के गाल पर किस कर लेती है और कहती है तुम मुझे अपना जवाब बाद में दे देना। तभी बाकी की लड़कियां आ जाती हैं, सो यूक उनकी मदद के लिए चला जाता है। और दोस्तों अब ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और अब कल से क्लोवर पार्टी फिर से एडवेंचरिंग पर जा पाएगी। याद है ना इनकी पार्टी को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। पर यहाँ मिस मामर यूक को एक सीक्रेट खबर बताती हैं कि एक नया डंजन खोजा गया है। यूक हैरान होकर कहता है कि क्या?
पर एक नया डंजन पिछले 10 सालों में नहीं खोजा गया। मिस मामर बताती हैं कि वो डंजन ट्रेडिंग सिटी ऑफ डूना के पास में राइने झील किनारे है। यूक कहता है कि डूना, पर वहाँ पर तो कोई डंजन नहीं था। सो मिस मामर कहती हैं, अपने सस्पेंशन के बाद तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ये तुम्हारा एक नया स्टार्ट होगा। साथ ही मिस मामर ये भी बताती हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉयल अकेडमी जितने भी डंजन्स में ये अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं वो इसी डंजन के अपीयर होने की वजह से हो रही हैं। और क्योंकि एक्रोमैटिक डार्कनेस डंजन में क्लोवर पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, इसीलिए रॉयल कैपिटल की ओर से क्लोवर पार्टी के लिए ये मिशन खुद आया है। यूक कहता है, पर उन्होंने हमसे क्यों कहा, हमारी पार्टी तो सस्पेंड थी। सो मिस मामर बताती हैं कि क्लोवर पार्टी को रॉयल कैपिटल के सामने गिल्ड मास्टर ने रिकमेंड किया। सो यूक ये कहकर जाने लगता है कि वो इस बारे में पहले अपनी पार्टी से बात करेगा, जिसके बाद यूक घर पर आता है और यहाँ पर मरीना अपनी तलवार साफ कर रही थी। यूक कहता है कि बाकी सब कहाँ हैं, मुझे कुछ बात करनी है। मरीना बताती है कि नेने शॉपिंग गई है, रेन नहा रही है और सिल्क अपने कमरे में है। जो सुन यूक कहता है, मैं तुम सबको डिनर के टाइम कुछ बताना चाहता हूँ। सो मरीना कहती है, ठीक है, इस वक्त मैं एडवेंचरर्स गिल्ड जा रही हूँ, जेमी मुझे कुछ देना चाहती है। उसके जाते ही रेन नहाकर बाहर आती है, पर उसके बाल अभी भी गीले थे, इसीलिए वो एक कुर्सी पर बैठकर यूक को टॉवल दे देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूक उसके बालों को पोंछने लगता है और रेन से कहता है कि तुम्हें अपने बाल खुद सुखाने चाहिए। रेन कहती है कि नहीं, मुझे ये काम तुमसे करवाना ज्यादा पसंद है। अब बाल अच्छे से सूख जाने के बाद रेन कहती है कि अब वो एक झपकी लेने जा रही है और अगर यूक चाहे तो वो उसके साथ आ सकता है। पर यूक तो भैया कुछ कह ही नहीं पाता। अगले ही पल में वहां पर सिल्क आती है इन दोनों के लिए चाय लेकर। यूक यहाँ सिल्क को बताता है कि डिनर टाइम पर वो इन सबको एक नए मिशन के बारे में बताना चाहता है, पर तुम्हें मैं पहले ही बता देता हूँ, एक नए डंजन की खोज हुई है और उसमें जाकर इन्वेस्टिगेट करने का मौका हमें मिला है। सिल्क कहती है कि ऐसा करना हमारी क्लोवर पार्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, पर मिस्टर यूक आप ये बात याद रखिएगा कि हम सब आपका साथ तो देंगे, पर आप ही लीडर हैं तो हम सब आप पर ही निर्भर होने वाले हैं। यूक कहता है, हाँ मैं ये बात याद रखूंगा। और इसके बाद हमें पता चलता है कि यूक तो इस नए डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पर तभी सिल्क उससे कहती है कि जब आप गिल्ड जाओगे ना तब जेमी से बात कर लेना। सो यूक कहता है, पर हम जेमी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। सो सिल्क बताती है कि ये लोग आज रात पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि आज इनके सस्पेंशन का आखिरी दिन है। कल से इनकी पार्टी की एक नई शुरुआत होगी। जो सुन यूक कहता है, ठीक है, मैं जेमी और उसके भाई को इनवाइट कर लूंगा। पर तभी सिल्क शर्मा कर कहती है कि आपको रेन के अलावा मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। और जैसे ही यूक थोड़ा नर्वस होता है, सिल्क कहती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, और इसके बाद वो उसे यहाँ से गिल्ड के लिए भेज देती है। और अब हम देखते हैं कि गिल्ड की ओर जाते वक्त यूक काफी एक्साइटेड था। एक नए डंजन को इन्वेस्टिगेट करने का मौका किंगडम ने इनकी पार्टी को दिया है। ये इनकी पार्टी क्लोवर के लिए एक शानदार कमबैक होगा। और बस दोस्तों, यही ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 10 शुरू होता है और हम क्लोवर पार्टी को घोड़ा गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं। और दोस्तों, मरीना तो घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी, उसे वहां बहुत मजा आ रहा था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सभी उस नए डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए अपने मिशन पर जा रहे हैं। यहाँ रेन यूक से पूछती है, क्या वहाँ पर आर्टिफैक्ट बाजार लगेगा? यूक कहता है, वो टाउन एल्केमी के लिए जाना जाता है, तो जरूर से वहाँ पर काफी मजेदार आर्टिफैक्ट्स होंगे। और ये बात सुन रेन खुश हो जाती है और ये लोग इसी तरह अपने नए मिशन पर आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हुए इनका सामना खराब मौसम से होता है, पर एक साथ वक्त गुजारते हुए अपने सफर का मजा लेते हुए ये लोग कुछ दिनों में डूना द ट्रेडिंग सिटी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि काफी ज्यादा चहल पहल है और ये जगह बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तभी मरीना को एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। यूक बताता है कि ये एक सेलिमिटेरिया कैफे है और वहाँ ये लोग 3 आंखों वाले मेंढक का लिवर बेचते हैं। मरीना घबरा जाती है। सो यूक कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वो वहाँ अच्छा खाना बेचते हैं और इस टाउन में इन्हें ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी। तभी रेन देखती है कि यहाँ पर कई सारे एडवेंचरर्स हैं। यूक कहता है, शायद से उस नए डंजन की खबर चारों ओर फैल रही है। यहाँ पर कई सारे एडवेंचरर्स होते हैं जो अलग अलग टाउन से आए हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सेलमुटेरिया नेशन में एडवेंचरर्स को उनके स्टेटस के आधार पर मिशंस दिए जाते हैं और शायद से जिन एडवेंचरर्स को इन लोगों ने पहले देखा वो एक ही परिवार के रहे होंगे। तभी मरीना यूक से कहती है कि क्या हम सब लोग भी सेम मैचिंग कपड़े और कवच ले सकते हैं? रेन और सिल्क कहती हैं,
ये काफी अच्छा आइडिया रहेगा। यूक कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा। साथ ही यूक अपनी एल्केमी की मदद से अपने आर्मर्स को और आर्टिफैक्ट्स को और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है। तभी नेने बताती है कि इनके सामने एडवेंचरर्स गिल्ड आ चुका है, जिसके बाद हमें डूना एडवेंचरर्स गिल्ड दिखाया जाता है। ये सब लोग गिल्ड के अंदर आते हैं और यूक कहता है कि गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए मैं और सिल्क जाएंगे। तब तक तुम लोग पब में थोड़ा आराम कर लो। पब में तुम दूसरे लोगों की बातें सुनकर इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा कर सकते हो। अगले सीन में हमें इस गिल्ड की गिल्ड मास्टर दिखाई जाती हैं, मैनियाला। यूक और सिल्क भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मिस मैनियाला कहती हैं तुम लोगों के पास अपने मिशन की कितनी जानकारी है। यूक बताता है कि बैनवुड ने इन्हें बहुत ही कम जानकारी दी है। सो मिस मैनियाला बताती हैं कि तुम लोगों को वहाँ पर मैप वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ जाने वाले दूसरे लोग ये कर लेंगे। साथ ही वहाँ तुम लोगों को जो आइटम वगैरह मिलेंगे उन्हें तुम खुद ही रख सकते हो, पर हम हर एक आइटम की अपने पास लिस्ट रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर यूक मिस मैनियाला को बड़े ध्यान से घूरे जा रहा था। सो वो कहती हैं मुझ पर अप्रेजल स्किल का यूज करना बंद करो। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि तुम दोनों मुझसे पहली बार मिले हो। अगले ही पल में यूक इनसे माफी मांगता है। सो मिस मैनियाला उससे कहती हैं कि माफी मत मांगो, आज से हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स होंगे। जिसके बाद वो यूक के साथ हाथ मिलाकर उससे पूछती हैं कि वो डंजन में कब जाने वाला है। सिल्क बताती है कि सबसे पहले ये लोग अपने सफर की थकान को दूर करेंगे, उसके बाद डंजन में जाने के लिए तैयार होंगे। ये सुन मिस मैनियाला कहती हैं मुझे समझ आ रहा है कि आखिर क्यों तुम बैनवुड के फेवरेट हो और शायद तुम मुझे अब तक पहचान नहीं पाए। मैं भी बैनवुड की तरह एनुबस की एक मेंबर रह चुकी हूँ और एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन में कदम रखने वाली मैं पहली शख्स थी, और तुम्हारे अंकल सागा मेरे दोस्त थे। मैं ये देखना चाहूंगी कि तुम में कितनी काबिलियत है यूक। जिसके बाद वो यूक को एक मैप देती हैं और इस मैप में इन लोगों के रहने के लिए जगह बताई गई है। इतना सब कुछ करने के लिए यूक इन्हें शुक्रिया कहता है। जिसके बाद शाम हो जाती है और अब हमें पता चलता है कि सिल्क मिस एमियाला के सामने बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी, लेकिन वो ये देख बहुत इम्प्रेस हुई कि यूक ने वो कन्वर्सेशन कितने शांतिमय तरीके से कर ली। पर यूक बताता है कि वो भी काफी नर्वस हो गया था, उनकी प्रेजेंस ही इतनी ज्यादा खतरनाक थी। जिसके बाद हमें पब का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तीन लोग इन तीनों के साथ बहस कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें इन तीनों को जरा भी समझ नहीं आती। तभी उस जगह पर सिल्क और यूक पहुंचते हैं। जिसके बाद वो तीनों आदमी यूक से कुछ कहते हैं, पर यूक को शायद उनकी बातें समझ नहीं आती, क्योंकि वो तीनों सेल्मुटेरियन लैंग्वेज बोल रहे थे। तभी नेने बताती है कि इन आदमियों ने इन्हें शराब पिलाने की कोशिश की। सो अब यूक सेल्मुटेरियन लैंग्वेज में उन आदमियों से कुछ कहता है और ये बात सुन रिन शर्माने लगती है। वो तीनों आदमी भी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। मरीना पूछती है कि क्या कहा आपने। यूक कहता है उसने इन तीनों को बता दिया है कि ये सारी लड़कियां उसकी साथी हैं, उसका परिवार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों आदमी यहाँ से चले जाते हैं और फिर वहाँ से भीड़ भी कम होने लगती है। पर दोस्तों मैं तुम्हें बताता हूँ कि यूक ने क्या कहा है। उसने यहाँ कहा है कि ये सारी लड़कियां उसकी बीवियां हैं और वो इन सब के साथ रातें गुजारता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये तीनों लड़कियां उन आदमियों के रूड बिहेवियर की वजह से काफी गुस्से में थीं। जिसके बाद घोड़ागाड़ी से आगे बढ़ते हुए यूक इन सबको बताता है कि सेल्मुटेरिया में आदमियों का दर्जा औरतों से ज्यादा होता है और औरतें यहाँ सिर्फ घर का काम और बच्चे पैदा कर सकती हैं। जो बात सुन ये सब लड़कियां कहती हैं कि ये कितनी गलत बात है। यूक कहता है हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर इसके बाद सिल्क कहती है कि वो लोग बिना किसी बहस के ऐसे ही क्यों चले गए। यूक बताता है कि सेल्मुटेरिया में कानून बहुत सख्त हैं और उन्हें तोड़ने पर सख्त सजा मिलती है। अगर वो लोग तुम तीनों को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश करते तब कानून के मुताबिक उनसे उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाती, क्योंकि तुम तीनों मेरी प्रॉपर्टी हो और दूसरे की प्रॉपर्टी छीनने की यहाँ यही सजा है। लेकिन मैंने सेल्मुटेरियन लैंग्वेज ज्यादा नहीं सीखी है, पर शायद वो मेरी बात समझ गए। तभी मरीना कहती है यूक हम सबको जल्द से जल्द मैचिंग गियर्स पहनने चाहिए, जिससे लोग आसानी से समझ जाएंगे कि हम सब तुम्हें बिलोंग करती हैं। यूक कहता है ये सुनने में थोड़ा सही नहीं लगता, पर तभी रिन यूक को बताती है कि उसकी सेल्मुटेरियन इतनी अच्छी नहीं है। जो सुन यूक पूछता है तब मैंने उन लोगों से क्या कह दिया, लेकिन ये बात सुन रिन हंसने लगती है। जिसके बाद हमें सिंगिंग फाउंड नाम का ये क्या है, शायद से कोई होटल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस जगह की मालकिन मिस फीना इन सब का यहाँ स्वागत करती हैं। साथ ही यही इन सब का यहाँ पर ख्याल भी रखेंगी। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि वो क्लोवर की एक फैन है। सो यूक उन्हें थैंक यू कहता है। वहीं सिल्क कहती है कि ये जगह कितनी ज्यादा प्यारी है। रेन और मरीना कहती हैं कि हाँ
यहाँ आकर कितनी शांति मिल रही है। इनकी ये बातें सुन मिस फीना को काफी खुशी होती है। वो बताती हैं कि इनकी जरूरत का सारा सामान इन्हें गिल्ड प्रोवाइड करेगा। और अगले ही पल में मरीना यहाँ पर शर्माने लगती है, क्योंकि मिस फीना ने क्लोवर की लाइव स्ट्रीमिंग में मरीना को भुक्कड़ों की तरह खाना खाते हुए देखा है। सो मिस फीना कहती हैं कि ये होटल सिर्फ आपके लिए बुक किया गया है, आप कंफर्टेबली यहाँ पर रह सकते हैं, और जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे तब तक इस होटल में बाकी लोगों का आना मना है। जो सुनसिल कहती है कि हमारे बारे में इतना कुछ सोचने के लिए शुक्रिया। मिस फीना कहती हैं कि आप लोग जो चाहे वो कमरा यूज कर सकती हैं, और अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप सबको इस होटल का मेन अट्रैक्शन शो दिखाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो इन सबको लेकर छत पर आती हैं। दोस्तों यहाँ पर एक गार्डन होता है, पर थोड़ा आगे आकर नेने देखती है कि यहाँ पर तो एक बहुत ही अच्छा हॉट स्प्रिंग है। मिस फीना बताती हैं कि यहाँ आकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। पर दोस्तों इन लोगों को पता ही नहीं होता कि एक हॉट स्प्रिंग क्या होता है। सो नेने इन्हें बताती है कि ये होता तो एक बात की तरह ही है, पर इसमें गर्म पानी धरती के अंदर से आता है। और फिर हमें जानने को मिलता है कि इनमें से किसी ने भी पहले कभी कोई हॉट स्प्रिंग नहीं देखा। जो जान नेने कहती है तब तो हम सबको एक साथ नहाना चाहिए। और अगले ही सीन में ये सभी लड़कियां एक साथ नहाने लगती हैं, और यहाँ नहाते हुए इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और अच्छे से नहाने के बाद ये स्वादिष्ट खाना खाती हैं। तभी मिस फीना इनके लिए और खाना लेकर आती हैं। अब ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, और अब यूक इन सबको बताता है कि हमारी पार्टी क्लोवर इस बार जिस डंजन में जाने वाली है वो एक नया डिस्कवर हुआ डंजन है, रायने झील के किनारे। और हम इस डंजन की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब हम इस डंजन के 5वें फ्लोर तक पहुंच जाएंगे तब ये डंजन सभी लोगों के लिए खुल जाएगा। और इस वक्त इनके पास सिर्फ इतनी ही खबर है कि इस डंजन का पहला फ्लोर अंडरग्राउंड वाटर वे पर है। जिसके बाद वहां मिलने वाले कुछ मॉन्स्टर्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ दूसरी पार्टीज भी इस डंजन को कनक्योर करने के लिए जाने वाली हैं। उन्हें भी किंगडम के द्वारा चुना गया है। उनमें से पहली है मिस्टी, जो कैपिटल से आई हुई एक बी रैंक पार्टी है, और दूसरी है फुल बाउंड, जो डूना की ही एक बी रैंक पार्टी है, और तीसरी पार्टी है क्लोवर। पर युग बताता है कि ये डंजन को कनक्योर करने की रेस में हिस्सा नहीं लेने वाले, क्योंकि वो दोनों पार्टीज इनके मुकाबले बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। इसीलिए हमें बस अपना काम करना है, ना कि दूसरों से आगे निकलने पर ध्यान देना। तभी मरीना पूछती है कि हम पहली बार में कहां तक जाने वाले हैं। युग बताता है कि हम लोग 2nd फ्लोर की सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और 1st फ्लोर की बहुत ही अच्छे से जांच करेंगे, क्योंकि पब्लिक के लिए खुलने से पहले शुरुआत के 5 फ्लोर्स की बहुत अच्छे से जांच हो जानी चाहिए। और हम वहां पर हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे, हर एक चीज की रिपोर्ट करेंगे, और सीढ़ियों के पास आराम करते हुए हम हमारे आगे के प्लान के बारे में भी सोच पाएंगे। और नेने, मुझे नहीं लगता कि हम इस डंजन में विंड प्रिमिंग का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी के पास हवा की सही से पहचान नहीं हो पाएगी। सो नेने कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं वहां सब कुछ संभाल लूंगी। और यहाँ इनकी मीटिंग समाप्त हो जाती है, जिसके बाद हम इन सभी लड़कियों को शाम के वक्त नहाते हुए देखते हैं। और फिर अगले दिन हमें रायने झील का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग आ चुके थे, और मिस मैनियाला यहाँ पहले से मौजूद थी। और यहाँ जो पीछे तंबू गड़ा है, इसमें रॉयल एकेडमी से आए लोग हैं। साथ ही यहीं पर मिस मैनियाला भी रहेंगी, इन सब पर नजर रखने के लिए। जिसके बाद वो कुछ आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताती हैं, जिनके जरिए वो लोग डंजन के अंदर जाने वाले सभी लोगों के ऊपर नजर रख पाएंगे। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि इस डंजन का अब तक कोई नाम नहीं रखा गया, यानी कि जो भी इसे कन्क्वायर करेगा उसी के नाम पर इस डंजन का नाम रखा जाएगा। जो बात सुन ये लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं। सो युग कहता है हाँ, ये काफी ऑनर की बात रहेगी, पर हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करने वाले। और दोस्तों अब इनके सामने होता है वो नया डंजन, और ये लोग अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। मरीना तो काफी एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो काफी वक्त के बाद किसी डंजन में जाने वाली है। तभी सिल्क कहती है सब कुछ तैयार है मास्टर यूक। जिसके बाद यूक लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करके कहता है हेलो गाइस, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, आपकी क्लोवर वापस आ चुकी है। और दोस्तों ये लाइव स्ट्रीमिंग देखते ही सभी लोगों की नजरें क्लोवर पर टिक जाती हैं। लोगों को पता चलता है कि क्लोवर पार्टी डूना में मौजूद एक नए डंजन में जाने वाले हैं। जिसके बाद ये सभी एक साथ हाथ उठाकर कहते हैं ये होगा हमारी क्लोवर का कम बैक। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम इन सबको इस नए डंजन के अंदर देखते हैं, और ये सब यहाँ पर थोड़े नर्वस थे, पर इसी के साथ ये लोग एक्साइटेड भी थे कि इस नए डंजन में इन्हें किस तरह के रेयर आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। तभी नेने इन्हें आकर बताती है कि थोड़ी दूरी पर
उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसके बाद ये लोग उसी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और दोस्तों, मिस मैनिएला रॉयल एकेडमी के कुछ मेंबर्स के साथ सब पर नजर रखे हुए हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि नेने एक शीशे के जरिए इन्हें दिखाती है कि उस रास्ते पर कुछ चेन्स हैं। सो यूग कहता है कि हम सीधा हमला कर देंगे, ओके। जिसके बाद यूग फिजिकल इंचेंट का यूज करके इन सभी की बॉडीज को इनहेंस कर देता है। जिसके बाद जैसे ही ये लोग उन चेन्स के सामने आते हैं, वो चेन्स इन पर हमला कर देती हैं। शायद ये किसी टाइप का मॉन्स्टर है। यूग एक साथ 3 स्पेल्स का यूज करके इस मॉन्स्टर को हिलने से रोक देता है और फिर नेने और मरीना इस पर हमला बोल देती हैं। पर तभी ये मॉन्स्टर 2 भारी पत्थर इनकी ओर फेंक देता है। सो यूग उन हमलों से बचकर फिर से इस पर एक साथ 3 स्पेल्स का यूज कर देता है। जिसके बाद रीन उस मॉन्स्टर के हमले को अपने मैजिक से डिफ्लेक्ट कर देती है और इसके बाद मरीना हमला करके उन सभी चेन्स को तोड़ देती है, जिससे उस मॉन्स्टर की आंख भी कट जाती है और वो मॉन्स्टर यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं होता कि आखिर वो मॉन्स्टर था क्या। वो बिल्कुल किसी मैजिकल क्रिएचर की तरह था, पर उसके अंदर रेन और सिल्क को नकारात्मक शक्ति महसूस हुई। जिसके बाद यूग उन चिन्स के टुकड़ों को कलेक्ट करते हुए कहता है, हम नहीं जानते कि ये क्रिएचर था क्या, पर रॉयल एकेडमी के मेंबर्स इस बारे में पता लगा लेंगे। पर तभी रेन बताती है कि वहां पर कुछ पड़ा हुआ है। दोस्तों, ये एक रिंग होती है। यूग यहाँ एप्रिजल का यूज करता है, पर उसे सिर्फ इतना पता चलता है कि इस अंगूठी के अंदर किसी प्रकार का मैजिक इम्ब्यूड है। जिसके बाद वो उस अंगूठी को भी अपनी थैली में डाल लेते हैं। जिसके बाद दोस्तों, इनके सामने उस चेन मॉन्स्टर के द्वारा बनाए गए कुछ निशान थे। जिसके बाद नेने पहले आगे जाकर देखती है कि ये चेन मॉन्स्टर आया कहां से था, और यूग कहता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था। अगर फर्स्ट फ्लोर पर ही इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, तो सच में ये डंजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर तभी मरीना कहती है कि शायद से वो मॉन्स्टर कोई इंसान था जिसके पास सामुराई चॉप थी। रेन भी कहती है कि शायद से मरीना सही कह रही है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के मरने के बाद भी हमें कोई जेम नहीं मिला। यूग इस बारे में सोचने लगता है। तभी नेने यहाँ आकर इन्हें 2 बातें बताती है। पहला कि उसे सीढ़ियां मिल चुकी हैं, पर वो ऊपर जा रही हैं। जो सुन ये सब हैरान हो जाती हैं, क्योंकि सीढ़ियां तो हमेशा नीचे जाती हैं। और दोस्तों, दूसरी बात जो नेने बताती है कि उसे उस चेन मॉन्स्टर का ठिकाना मिल गया है। पर उस जगह पर आकर ये लोग देखते हैं कि ये किसी मॉन्स्टर के रहने की जगह तो कतई नहीं लगती। तभी नेने को यहाँ एक किताब दिखती है। सुरीन सबसे पहले उस किताब को प्योरीफाई कर देती है। जिसके बाद यूग उस किताब को देखता है, पर वो उसकी भाषा को समझ नहीं पाता। पर वो इतना जानता है कि इस किताब से इन्हें काफी सारी बातें पता चल सकती हैं। जिसके बाद ये सभी सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं, पर सीढ़ियां सच में ऊपर की ओर जा रही थी, सरफेस की ओर। सो यूग यहाँ अपनी स्किल से चेक करने की कोशिश करता है, पर अचानक ही उसे साइमन की याद आने लगती है और उसका सिर दर्द करने लगता है। उन लड़कियों को उसकी चिंता होती है। सो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद यूग लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देता है और आराम करने के लिए वहीं बैठ जाता है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि रेन उसे अपनी गोद में लेटा लेती है ताकि उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो, और फिर यूग वहीं सो जाता है। और यहाँ ये तीनों लड़कियां ये देखती रह जाती हैं। जिसके कुछ देर बाद यूग की आंख खुलती है। ये लड़कियां यूग से कहती हैं कि उसे खुद को इतना ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। इनको उसकी चिंता होने लगी थी। पर यूग कहता है कि ऊपर से बिल्कुल वैसी ही रोशनी आ रही है जिसमें उसने साइमन के साथ लड़ाई की थी, और इससे उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। ये बात सुनते ही सिल्क और मरीना यूग को पकड़ कहती हैं कि अगर आप इतने परेशान थे तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। यूग कहता है वो सब मैंने किया था, इसीलिए उसका सामना भी मुझे अकेले ही करना होगा। पर अब उस बारे में तुम लोगों से बात करके मुझे अच्छा लग रहा है। सिल्क कहती है कि अब आप हमसे ये बातें मत छुपाइएगा। यूग कहता है हाँ ठीक है, वैसे अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इसी फर्स्ट फ्लोर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या फिर सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए? ये सभी लड़कियां कहती हैं कि इन्हें सेकंड फ्लोर पर जाकर ये चेक करना चाहिए कि वहाँ क्या है। युग कहता है चलो हम यही करेंगे, सबसे पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं। अब दोस्तों, अपने खाने की लाइव स्ट्रीमिंग ये लोग इस अलग कैमिलिया, ये क्या है यार, पर उस फीमेल कैमरे को देख ये मेल कैमरा तो उस पर फिदा हो जाता है। और हमें पता चलता है कि मरीना इस फीमेल कैमरा को जेमी से लेकर आई है अपने खाने की लाइव स्ट्रीमिंग को मेन लाइव स्ट्रीमिंग से अलग रखने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि युग अपने जादुई मटके को बजाता है और उसमें मीट सूप प्रकट हो जाता है।
जो देख लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। सिल्क यहाँ कहती है कि आपकी कुकिंग स्किल्स कमाल की है मास्टर। जिसके बाद ये सभी खाना खाना शुरू करते हैं। मरीना को खाना खाते हुए मिस फीना लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख रही थी। जिसके बाद ये लोग सेकंड फ्लोर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। पर सेकंड फ्लोर पर इन सबको एक शहर दिखाई देता है, पर यहाँ पर कोई इंसान नहीं होता और इस जगह को देखकर ये भी नहीं लगता कि ये कोई खंडर है। इसीलिए युग फैसला करता है कि अभी हम वापस लौट जाएंगे और इस जगह के बारे में गिल्ड मास्टर और रॉयल एकेडमी के मेंबर्स के साथ डिस्कशन करेंगे। पर तभी अचानक इन सबको कोई आवाज सुनाई देती है। ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी अचानक काले धुएं से एक शख्स अचानक इनके सामने आ जाता है। मरीना पूछती है कि कौन हो तुम? ये बताता है मेरा नाम लॉग है और मुझे इस टूटी हुई दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया था। सुयुको से बताता है कि ये एक टेंशन है। जो सुन वो आदमी कहता है क्या अब ये कैपिटल है? पर इस शहर का नाम तो ग्लैड शीइम है और अब तो इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। पर एक बार इस शहर को लोग सिटी ऑफ जॉय बुलाते थे। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो यहाँ अकेला नहीं है। इस शहर के राजा और सभी नागरिक इस वक्त यही हैं। युग पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पर वो आदमी वहां से गायब होने लगता है। वो कहता है मेरा वक्त खत्म हो गया, अलविदा युग फेल्डियो। ये सुन युग हैरानी से कहता है पर मैंने तो उसे अपना नाम कभी बताया ही नहीं। हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। पर तभी मरीना बताती है कि वहां कोई पड़ा हुआ है और ये एक लड़की होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि युग रॉयल एकेडमी के मेंबर्स और मिस मैनियला के साथ उसी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में डिस्कशन कर रहा था और हमें पता चलता है कि वो लॉग नाम का आदमी इनकी लाइव स्ट्रीमिंग में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इसीलिए रॉयल एकेडमी के मेंबर को लगता है कि वो आदमी शायद से कोई हेल्यूसिनेशन होगा। युग कहता है ऐसा भी हो सकता है। जिसके बाद ये मेंबर कहता है और इस वक्त हम उन सभी चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं जो युग को फर्स्ट फ्लोर पर मिली। तभी गिल्ड मास्टर बताती हैं कि मिस्टी पार्टी ने इस मिशन को छोड़ दिया है क्योंकि उस डंजन के अंदर जाते ही उन सभी को बहुत अजीब महसूस होने लगा। जिसके बाद वो युग से पूछती हैं कि उसे उस जगह के बारे में क्या लगता है। और मैं यहाँ तुम्हारी उस रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछ रही, मेरे पूछने का मतलब है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। युग बताता है कि उसे तो वो जगह एक अल्टरनेट वर्ल्ड लगती है और शायद उस टेंशन में दो दुनियाएं आपस में जुड़ती हैं। जो सुन गिल्ड मास्टर कहती हैं तुम बिल्कुल सागा की तरह सोचते हो। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उस जगह पर मिली उस लड़की के बारे में पूछती हैं। युग बताता है कि वो लड़की अभी भी सो रही है। गिल्ड मास्टर से बात करने के बाद युग आसमान को देखते हुए कहता है मुझे इस बात का तो यकीन हो गया है कि उस टेंशन में कोई ना कोई अजीब ताकत तो है। पर तभी युग को एक लेटर वाली चिड़िया दिखती है जो इसी के तंबू में चली गई है। तंबू में आकर वो देखता है कि रेन थोड़ा परेशान है। जिसके बाद युग को पता चलता है रेन के दद्दू काउंट क्रोडर के बारे में। और दोस्तों हमें ये भी पता चलता है कि रेन एक नोबल और एक कॉमनर के बीच की औलाद है। उसकी माँ को परोसे और उसकी माँ को काउंट ने कभी अपनाया नहीं। जिसके बाद रेन की माँ को एक बीमारी हो गई और फिर रेन बिल्कुल अकेली पड़ गई। और अब रेन रोते हुए कहती है कि अब आखिर ये लेटर मेरे पास क्यों आया है। लेटर के जरिए युग को पता चलता है कि सेलमुटेरिया के दूसरे राजकुमार हिज हाइनेस मास्टोमा ने रेन से शादी करने के लिए उसका हाथ मांगा है। तुम आज तक अपने परिवार के किसी काम नहीं आई, पर अब वक्त आ गया है अपने परिवार के लिए कुछ करने का। तुम तुरंत अपनी एडवेंचरिंग बंद करके घर पहुंचो। और दोस्तों इसी वजह से रेन यहाँ बहुत रो रही है। पर तभी मरीना कहती है कि तुम इसे इग्नोर क्यों नहीं कर देती, इस लेटर में कहीं पर भी तुम्हारा नाम नहीं लिखा। युग कहता है हम ऐसा ही करेंगे, हम कह देंगे कि ये लेटर हमसे कहीं खो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब उस लेटर को जला देते हैं। जो देख रेन युग को पकड़ रोने लगती है कि उसके दोस्त कितने अच्छे हैं जो उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जिसके बाद युग नेने से कहता है कि वो मिस मामर से सेलमुटेरिया के दूसरे राजकुमार और काउंट क्रोडर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले। और अगर मिस मामर के पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो ये बताते हैं कि रेन काउंट क्रोडर की पोती है, तब उन सभी दस्तावेजों को मिटा दिया जाए। नेने कहती है ठीक है, मैं मिस मामर से जाकर बात करूंगी। फिर युग कहता है मैं गिल्ड मास्टर से बात करने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो रेन। लेकिन फिर तंबू के बाहर आकर युग कहता है रेन अब मैं कुछ बहुत ही अजीब करने वाला हूँ। और दोस्तों वो रेन से उसके साथ शादी करने को कहता है। दोस्तों ऐसा करके रेन युग की प्रॉपर्टी बन जाएगी और फिर कोई भी सेलमुटेरियन रेन को युग से दूर नहीं कर पाएगा।
और इनकी ये शादी बस टेम्पररी होगी। पर ऐसा करके युग रेन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। रेन भी शादी के लिए हामी भर देती है और इसके बाद खुश होकर युग को गले लगा लेती है। अब अगले दिन मिस मैनियाला दोनों पार्टीज के लीडर से कहती हैं कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। यहाँ पर युग के साथ फुल बाउंड पार्टी का लीडर जैकार्ड होता है। वो युग से कहता है कि तुम अपनी पूरी लड़कियों से भरी सी रैंक पार्टी को लेकर यहाँ से जा सकते हो, हम ये काम अकेला कर लेंगे और फिर हमारी पार्टी को मिलेगा एक ए रैंक प्रमोशन। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। पर इसके बाद मिस मैनियाला युग को बताती हैं कि उसका मैरिज प्लान अप्रूव हो चुका है। वैसे क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो? ये बात सुन युग थोड़ा शर्मा जाता है। अब इसके बाद ये लोग फिर से डंजन में जाने के लिए तैयार होते हैं और इस बार इन्हें इन्वेस्टिगेट करना है सेकंड फ्लोर का ग्लैडशीएम टाउन। अब इसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों तक। पर युग देखता है कि ये पिछली बार से भी ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। सिल्क कहती है कि हम लाइव स्ट्रीमिंग की फुटेज से इसको कंपेयर कर लेंगे। पर रेन, तुम्हें क्या हुआ? तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हो। वो कहती है कुछ नहीं, मैंने बस एक सपना देखा। तभी युग नर्वस होकर कहता है चलो आगे बढ़ते हैं। तभी नेने बताती है कि आगे कुछ है और अगले ही पल में ये सब आ जाते हैं ग्लैडशीएम टाउन में। और तभी इन्हें सामने कुछ बहुत ही अजीब दिखाई देता है और अचानक ही वो चीज एक आंख खोलती है और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इनके सामने ये 4 पिलर्स का कोई बहुत ही बड़ी चीज होती है। रेन बताती है कि उसे इसमें से माना महसूस हो रहा है। ये बिल्कुल उसी चेन मॉन्स्टर की तरह है। सबसे पहले नेने इनकी ओर जाती है पर इन पिलर्स पर लगी हुई ये अजीब सी आंखें नेने को देखती हैं और नेने की आंखें उन आंखों से मिलती ही नेने की आंखों से चमक गायब हो जाती है और अगले ही पल में वो अजीब सी मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर नेने को खाने आता है। पर वक्त रहते युग उसे बचा लेता है और फिर जैसे ही उन मॉन्स्टर्स की आंखें बंद होती हैं नेने फिर से होश में आ जाती है। वो बताती है कि उस मॉन्स्टर की आंखों में देखते ही वो कुछ पलों के लिए पैरालाइज हो गई थी। जो सुन युग कहता है कि उन सबको इन अजीब से क्रिएचर्स को दूर से ही हमला करके मारना होगा और इसके बाद ये सभी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद युग आगे बढ़ के सबसे पहले फ्लैश स्पेल और ब्लाइंडनेस स्पेल का यूज करता है जिससे ये अजीब से क्रिएचर्स कुछ भी देख नहीं पाते और किसी को भी पैरालाइज नहीं कर पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन और मरीना इन क्रिएचर्स पर हमला करके इन्हें खत्म करने लगती हैं। पर रेन जिस क्रिएचर पर अपने मैजिक से हमला करती है वो नहीं मरता। सो अब मरीना तेजी से आगे बढ़कर उस क्रिएचर के ऊपर हमला करती है और इस क्रिएचर के साथ साथ उस दीवार को भी काट देती है। लेकिन इस क्रिएचर को मारने के बाद मरीना को थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ पर पड़े हुए मटेरियल्स और इन अंगूठियों को उठाने लगते हैं। ये अंगूठियां इन्हें इन क्रिएचर्स को मारने की वजह से मिली हैं। लेकिन इसके बाद ये सभी नोटिस करते हैं कि मरीना यहाँ कुछ बोल नहीं रही है। युग मरीना से पूछता है कि उसे क्या हुआ। मरीना कुछ कहने ही वाली थी पर तभी वो देखती है कि इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग ऑन है, इसीलिए वो कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। युग कहता है ठीक है, अब हम उस बिल्डिंग में जाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग रोककर ये लोग आराम करते हुए चाय पीने लगते हैं। और अब मरीना इन्हें बताती है कि उस क्रिएचर को मारते वक्त मरीना को ऐसा लगा जैसे उसने किसी इंसान को मारा हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि जब मरीना ने उस दीवार को काटा तब वो दीवार भी मरीना को किसी इंसान जैसी महसूस हुई। क्योंकि दोस्तों मरीना को उसकी समुराई जॉब की वजह से ये बात पता चल जाती है कि उसने किस चीज को मारा है। जो सुन युग कहता है इस चीज को टेस्ट करने के लिए क्या तुम किसी और चीज को काटना चाहोगी? पर मरीना कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही दूसरे कमरे में जाकर ऐसा कर चुकी है। पर वो इस सब के बारे में श्योर नहीं होती क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मरीना को ये सब इस वजह से लग रहा हो क्योंकि मरीना की सामुराई जॉब पूरे तरीके से मैच्योर नहीं है। इसीलिए अभी के लिए हमें ये सारी चीजें इग्नोर करनी चाहिए। जिसके बाद रेन और सिल्क भी कहती हैं कि ये डंजन बहुत ही ज्यादा अजीब है, जैसे कि ग्रे फील्ड थी जहां पर लेडी फेरिस ऑन रहती है। जो सुन युग भी कहता है कि उसे भी यहाँ काफी अजीब महसूस हो रहा है। जिसके बाद ये सभी लाइव स्ट्रीमिंग फिर से शुरू करके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और पूरे शहर को देखने लगते हैं। जिसके बाद युग कहता है कि हम सभी को अब महल की ओर चलना चाहिए और महल को अंदर से अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमारा आज का काम पूरा हो जाएगा।
जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी महल की ओर आगे बढ़ते हुए उसी लॉग नाम के आदमी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यूक यहाँ कहता है कि वो अजीब सा बूढ़ा आदमी हमें आज यहाँ नजर नहीं आया, इसीलिए हो सकता है कि वो सब हमारा बहम रहा हो। पर रेन कहती है कि जब से यूक ने मुझे ये सैनिटी रिंग दी है तब से उसके ऊपर इन इल्यूजन वगैरह का कोई असर नहीं होता। जो सुन मरीना कहती है इसका मतलब वो लॉग नाम का आदमी एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद महल के करीब पहुंचते ही ये लोग देखते हैं कि वो लॉग नाम का आदमी महल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। यूक उससे पूछता है कि लॉग, आखिर ये शहर है क्या? लॉग कहता है तुम ये सब जानकर क्या करोगे, और वैसे भी ये शहर इस अजीब सी रोशनी और यहाँ के लोगों से भरा हुआ है, और यहाँ के लोगों को पहले ही बचाया जा चुका है, जिस वजह से तुम उन्हें नहीं बचा सकते। यूक कहता है जिन भी मॉन्स्टर्स से हमारी यहाँ लड़ाई हुई है क्या वो सब पहले इंसान थे? पर लॉग यूक के इस सवाल का जवाब नहीं देता और यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है। सो अब रेन पूछती है लॉग, क्या तुम जानते हो कि वो रिंग्स क्या हैं जो हमें इन क्रिएचर्स को मारने पर मिलती हैं? लॉग बताता है कि वो रिंग एक आइटम है जिसे हम सभी द वन गोल्ड कहते हैं। जिसके बाद रेन और यूक लॉग से और भी सवाल पूछने लगते हैं, पर लॉग उनके सवालों के जवाब दिए बिना ही वहां से गायब होने लगता है। पर जाने से पहले वो कहता है कि हकीकत तुम लोगों को खुद ब खुद ढूंढ लेगी। जिसके बाद इस महल का दरवाजा खुलता है और ये सभी अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, पर इन सभी को महल के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूक रॉयल एकेडमी के मेंबर्स को अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दिखा रहा होता है, और यही देख मिस मैनियाला कहती हैं यूक, सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और विस्काउंट बोर्डमैन जो कि रॉयल एकेडमी का लोकल सुपरवाइजर है, यूक के इतना बेहतर तरीके से काम करने पर उसे शुक्रिया कहता है। इसीलिए यूक विस्काउंट बोर्डमैन से कहता है मुझे भी इससे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके कुछ काम आ सका, और मेरी टेंशन को लेकर जितनी भी नॉलेज है वो आपकी राइटिंग्स की वजह से ही है, और मैं कभी भी इसके लिए आपको शुक्रिया नहीं कह पाया। विस्काउंट बोर्डमैन कहते हैं मुझे भी इस बात से बहुत खुशी हुई कि मैं एडवेंचरर्स के कुछ काम आ पाया, लेकिन जहाँ तक इस टेंशन की बात है इसकी एंट्री को बंद करना पड़ेगा। और जो रिंग तुम लेकर आए थे ये उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स हैं, और इस रिपोर्ट के अंदर यूक देखता है कि ये अंगूठियां इंसान या इंसान जैसी किसी चीज के अंदर से निकली हैं। जो जान यूक कहता है इसका मतलब हम बिल्कुल सही थे। हमारी क्लोवर पार्टी में एक मेंबर के पास सामुराई जॉब है, और जब वो मेंबर उन क्रिएचर्स को मार रही थी तब उसको बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे उसने किसी इंसान को मारा हो। और बस इतना ही नहीं है, बल्कि जब उसने उस दीवार को भी काटा था तब भी उसे बिल्कुल ऐसा ही लगा था जैसे उसने किसी इंसान को काटा हो। इसीलिए मैंने कल ही डंजन के अंदर से कुछ दीवारों के और जमीन के टुकड़े लाकर रिसर्च के लिए दे दिए थे। ये सुनते ही मिस मैनियाला उन सभी पत्थरों की रिपोर्ट्स मांगती हैं, लेकिन रिसर्चर बताता है कि उनकी रिपोर्ट्स बनाने में कम से कम 1 दिन और लगेगा। सो अब विस्काउंट बोर्डमैन कहते हैं यूक, तुम्हें मिस्टी पार्टी के बारे में तो पता ही होगा कि डंजन के अंदर जाते ही उन्हें बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा और उनकी तबीयत भी खराब हो गई। पर साथ ही जो लोग मिस्टी पार्टी की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे उनमें से भी कई सारे लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है, और इसीलिए अब हमें ऐसा लग रहा है कि उस स्ट्रीमिंग के अंदर ही कुछ गड़बड़ थी। यूक कहता है हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये सब डंजन की उस लाइट की वजह से हुआ हो, क्योंकि उस लाइट से लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है। जिसके बाद यूक लॉक की कही बात याद करता है कि ये शहर इस अजीब सी रोशनी, ट्वाइलाइट और उसके लोगों से सना हुआ है। जिसके बाद जब यूक इस डिस्कशन के बाद बाहर आता है तो नेने भागते हुए यूक के पास आती है और उसे बताती है कि जो लड़की इन्हें डंजन के अंदर मिली थी वो अब अचानक ही चमकने लगी है। जिसके बाद यूक और नेने भागते हुए अपने तंबू में पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो लड़की इन्हें डंजन में मिली थी वो सच में चमक रही थी। और यहाँ पर ये लड़की कहती है यूक, मैं यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। यूक कहता है कि तुम कौन हो? वो लड़की बताती है कि उसे एक वक्त पर गोल्डन प्रीस्टेस के नाम से जाना जाता था, और अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यूक, तुम्हारी दुनिया एक बहुत ही बड़े खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर कलिंग शुरू होने वाली है, और कलिंग की वजह है कि हमारी दुनिया ने इस दुनिया में आना शुरू कर दिया है, जिस वजह से हो सकता है कि तुम सभी मारे जाओ और तुम सभी ग्लैड शीएम शहर में जाकर वहाँ के अजीबोगरीब हालातों और उस ट्वाइलाइट रोशनी को देख चुके हो। और ट्वाइलाइट वो रोशनी है जिसकी वजह से ग्लैड शीएम शहर की ऐसी हालत हुई है। यूक कहता है मुझे ये लग ही रहा था कि वहाँ की रोशनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है,
और उसी रोशनी का असर मिस्टी पार्टी पर हुआ। पर क्या उस रोशनी का असर हम पर भी होगा? गोल्डन प्रीस्टेस कहती है कि जब तक तुम लोग ट्वाइलाइट रोशनी की ज्यादा गहराई में नहीं जाओगे तब तक तुम सभी पर उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अब तुम्हें जाकर लॉक को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसे वो हर एक बात पता है जो तुम लोगों को जानना जरूरी है। साथ ही मैं तुम्हें बता दूं कि एक बेवकूफ राजा और उसके लोगों ने हार को स्वीकार नहीं किया और खुद को गोल्डन करने का फैसला किया, और इस गोल्डन को कोई भी छू नहीं सकता, जिस वजह से ये एक यूनिवर्सल कर्ज बन चुका है जो इन्हें द वर्ल्ड ट्री से मिला है। और जो वर्ल्ड ट्री है वो हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है। और अब तुम्हें ही ट्वाइलाइट किंग को रोकना होगा और उस गोल्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा। और अगर तुम ऐसा करने में फेल हो गए तो तुम्हारी इस दुनिया को वो ट्वाइलाइट रोशनी पूरी तरह से निगल जाएगी। और ये कहते ही ये लड़की चमकना बंद करके नॉर्मल हो जाती है और फिर गिरने लगती है और यूग इसे पकड़ लेता है। जिसके बाद ये लड़की कहती है कि मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मरीना कहती है हमें भी इस बात से बहुत खुशी हुई कि तुम जाग चुकी हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये लड़की अपना नाम नीबे रुन बताती है। हम इसे प्यार से रुन कहेंगे। जिसके बाद रेन कहती है जो गोल्डन ऑरा तुम्हारे ऊपर आया था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है, लेकिन अभी भी तुम्हारे ऊपर उस ट्वाइलाइट रोशनी की प्रेजेंस बाकी है। जिसके बाद युग कहता है रून क्या तुम्हें याद है कि अभी अभी क्या हुआ था? वो कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत याद है, पर वो मैं नहीं थी, वो किसी और का अंश था जो मेरे अंदर था, पर अब वो अंश पूरी तरह से गायब हो चुका है। जिसके बाद युग सबसे कहता है अगर ये सब कुछ सच है तो कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जिसको सिर्फ हम जैसे आम एडवेंचरर्स हैंडल नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद सीन बदलता है और एक हफ्ते बाद युग को रॉयल एकेडमी के डायरेक्टर मार्कस बेडीबोर के द्वारा मिलने के लिए बुलाया जाता है। मार्कस कहते हैं मुझे विस्काउंट पोर्टमैन की रिपोर्ट मिली और उसे पढ़ते ही मैं जल्द से जल्द यहाँ आ पहुंचा। युग पूछता है कि आखिर ये कलिंग क्या है? मार्कस कहते हैं मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये बात जानना क्यों चाहते हो, क्योंकि तुम ही वो शख्स हो जिसे चुना गया है। युग पूछता है चुना गया है, इससे आपका क्या मतलब है? जिसके बाद मार्कस युग को एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग दिखाते हैं जो रॉयल एकेडमी के पिछले डायरेक्टर को मिली थी, यानी कि इन महाशय के पिता को। मार्कस यहाँ पूछते हैं युग क्या तुम इसमें लिखी हुई चीजों को समझ पा रहे हो? युग कहता है नहीं, मैं इसे नहीं समझ पा रहा क्योंकि ये एंशिएंट स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। मार्कस बताते हैं इसके अनुसार दो दुनियाएं एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जब एक दुनिया दूसरी दुनिया को घेरने की कोशिश करती है तब उस बहुत बड़े इवेंट को कलिंग कहा जाता है। और इसीलिए अब मुझे लग रहा है कि वो दूसरी दुनिया हमारी दुनिया के ऊपर अपना दबाव डाल रही है, यानी कि कलिंग का वो खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस खतरे को हमारे ऊपर से हटाओ। और तुम जरा इस तस्वीर में इस हीरो को देखो जो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। युग यहाँ हैरान हो जाता है। मार्कस कहते हैं हाँ युग, तुम्हें इस दुनिया को बचाकर इस दुनिया का हीरो बनना होगा। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। क्या लगता है क्या युग इस दुनिया को बचाकर एक हीरो बन पाएगा? और तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि ये जानने के लिए तुम्हें अगले सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस एनिमे में 12 नहीं 24 एपिसोड हैं, यानी कि अभी भी कहानी काफी लंबी है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आगे की कहानी जानने के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। और हाँ, अगर हिंदी में एनिमे देखना पसंद है तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करके तुम हिंदी में एनिमे का मजा ले सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे जल्द ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।